हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल, आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। चलो, तो आज हम आपके लिए बड़ा स्पेशल सेशन लेकर आए हैं। देखो, कुछ ही दिनों बाद पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब ऐसे समय में हमें एक अपनी जो रिवीजन है उसको रफ्तार देनी पड़ेगी। यानी आपको अब प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको अपनी पढ़ाई में देना पड़ेगा। अब पढ़ाई में पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, रिजल्ट कुछ निकल नहीं रहा है और भुलक्कड़ बने जा रहे हैं। तो ऐसे में करें क्या? ऐसे में आप वो चीजें पढ़ो जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। हर एक सब्जेक्ट में देख लो आप, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी हो। जो चीजें पूछी जा रही है ना, पहले उनको निपटा लो। सबसे बढ़िया। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सेफ हो जाओगे। थोड़ा सा अभी क्या खेलो, डिफेंस करके खेलो ना। बाद में हम लास्ट लास्ट ओवर में क्या करेंगे, अटैक करेंगे। अब ये वाला सेशन क्या है सर, थोड़ा बता दो हमें। तो देखो, इसमें मैं करवाने वाला हूँ कंप्लीट हिस्ट्री। कंप्लीट हिस्ट्री करवाने वाले हो, घबरा गए हो मतलब तुम लोग? ठीक है, सुनते से सुनो मेरी बात। कंप्लीट हिस्ट्री मतलब मैं इसमें क्या करूंगा, 2022 से लेकर 25 तक जितने भी प्रश्न आ चुके हैं, जितने भी टॉपिक पूछे जा चुके हैं, हम उनको डिटेल में डिस्कस कराएंगे। अभी एक वीडियो हो रही थी मेरी पहले, जिसमें मैंने आपको सिर्फ प्रश्न प्रश्न बताया था। लेकिन आज की वीडियो में मैं केवल क्या बताऊंगा आपको, टॉपिक टॉपिक। मतलब यहां पर मैं कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा पूरी हिस्ट्री का। और मात्र 2 से ढाई घंटे की वीडियो रहेगी। इस 2 से ढाई घंटे वीडियो में आपके 25 से 30 नंबर आराम से कवर हो जाएंगे। वैसे एमबी बोर्ड के लिए रहेगी वीडियो, और एमबी बोर्ड में 25 के आसपास की हिस्ट्री पूछी जाती है। तो आराम से आपके पूरे 25 नंबर कवर हो जाएंगे। कहां पर? हिस्ट्री के अंदर। बाकी एक वीडियो अलग आएगी पॉलिटिकल साइंस की, एक वीडियो आएगी ज्योग्राफी की, और एक वीडियो आएगी आपकी इकोनॉमिक की। ऐसे करके टोटल हमारी 4 वीडियो आएंगी। सबसे बड़ा पोर्शन होता है हिस्ट्री का, इसलिए मैं आज हिस्ट्री के सबसे पहले वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सुन लो, है ना? कहीं ना कहीं आपके मोटिवेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मजा आएगा आपको। ठीक है, वो लोग कुछ बोलते भाई मैं नहीं मानता, है ना? मान लो, 25 नंबर का सवाल है, आराम से पूछ जाएंगे। ठीक है, देखनी है कि वीडियो? चलो देख लो पहले, फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। किताब खोलो, किताब खोलो, पढ़ो। सी किताब खोलो। तो मोटिवेशन मिलेगा होगा आपको, ठीक है, पढ़ने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, उसमें जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेशनलिज्म। इसमें से अभी तक प्रश्न क्या पूछा गया, पहले अपन प्रश्न देखेंगे, तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो भैया प्रश्न देख लो। पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो सिविल कोड के बारे में पूछा गया है। अरे बात किसकी कर रहे हैं अपन? फ्रेंच रेवोल्यूशन और उससे जुड़े हुए व्यक्ति, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पूछा गया है, सॉरी सॉरी, सिविल कोड पूछा गया है, नेपोलियन के बारे में पूछा गया है, सिविल कोड पूछा गया है। और 2 आइडिया समझाओ किसके? फ्रेंच रेवोल्यूशन के। ये देखो मैंने क्या क्या लिखा, एक नंबर में आया, कौन से ईयर में आया, एक नंबर में आया, कौन से ईयर में आया। ठीक है, ईयर भी लिख दिया, मार्क्स भी लिख दिया। ठीक है, ताकि हम इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को सोल्व कर पाए। चलो भैया देखते हैं थोड़ा सा अपन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। देखो हुआ क्या था, जब फ्रांस का, हम कहेंगे फ्रांस के अंदर क्या आ चुका है, नेशनलिज्म। तो वहां पर कुछ सुधार किए गए। क्या किए गए? कुछ सुधार किए गए। ठीक है, अब हम उस सुधारों को समझ लेते हैं पहले। तो क्या सुधार किए गए, क्या लिखा है वो लोग? आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब भैया सब लोग अच्छे से रहेंगे, आजाद रहेंगे, इक्वल रहेंगे और यूनिटी के साथ रहेंगे। और वहां पर खत्म कर दी गई पूरी तरह से मोनार्की। पता ही है, लुईस स्टिंग का रूल था, है ना? मोनार्कियल रूल था, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। पहले क्या लिखा है वहां पर? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बाद में क्या लेकर आते हैं ये लोग? रिपब्लिक लेकर आते हैं। बाद में जाके फ्रांस के अंदर कुछ रिफॉर्म किए जाते हैं। अब क्या होगा, एक नेशनल सिंबल होगा जो कहीं ना कहीं सबकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को बताएगा। क्या बताएगा? सबकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को बताएगा। ठीक है, एक सभी के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ होगा।
क्या होता था फ्रांस के अंदर भाई, सबके लिए कानून अलग, क्लर्जी के लिए लॉ अलग था, नोबल के लिए कानून अलग था, और बाकी जो थर्ड स्टेट में थे उनके लिए कानून अलग। अब ये भेदभाव क्यों? इसी भेदभाव को बाद में खत्म कर दिया गया। ठीक है, इसी भेदभाव को खत्म करके क्या लाया गया? एक यूनिफॉर्म लॉ। क्या लाया गया? यूनिफॉर्म लॉ। अच्छा, ये मैं समझा रहा हूँ कि फ्रांस के अंदर कैसे नेशनलिज्म आया है। ठीक है, और एक नेशन स्टेट का आइडिया इमर्ज किया गया, मतलब एक नेशन स्टेट का आइडिया यहाँ पर लाया गया। और जैसे वो कहें तो हम, चलो, जैसे भैया उनने खत्म कर दिया कि आपसे अब से कोई किसी को मैडम या सर करके नहीं बोलेंगे, सभी लोग क्या कहलाएंगे? यहाँ सिटीजन कहलाएंगे, नागरिक कहलाएंगे। एक ट्राई कलर फ्लैग भी आ गया, है ना? क्या आ गया? ट्राई कलर फ्लैग भी आ गया। तो 5-6 रिफॉर्म मैंने आपको बता दिए। अब इससे प्रश्न आ चुका है, क्या मैंने बताया ना, ये वाला प्रश्न देखो, ये वाला देखो, ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है कि भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन के कोई आइडिया समझाओ, नेशनलिज्म कैसा क्या है, वहां पर ये पूछा गया आपसे। तो 2 आइडियाज अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, और डिटेल में पूछा गया है 3 नंबर में, तो वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब 2 नंबर में पूछा है तो मात्र कितने पॉइंट लिखोगे? 2 पॉइंट। 3 नंबर में लिखा है तो क्या लिखोगे? 3 पॉइंट। अच्छा, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगला टॉपिक, वो था नेपोलियन रूल। क्या क्या पूछा गया अभी तक? इससे एक ही सवाल पूछेंगे एक ही टॉपिक से, वो है सिविल कोड, बस। सिविल कोड क्या था, कौन लेकर आया, कब लेकर आया? तो मैं आपको सिविल कोड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। देखो, 1804 में नेपोलियन ये चाहता है कि भैया आप सुधार करो कुछ में। ठीक है, तो 1804 में नेपोलियन चल देता है किसके रास्ते पर? सुधार के रास्ते पे। वो लेकर आता है सिविल कोड। लेके कौन आता है इसको? नेपोलियन। तो इसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, था लोगों के लिए, इसलिए इसको नाम भी कर दिया है सिविल कोड, इसको नाम दे दिया गया। ऐसा क्या क्या लिखा गया था इसके अंदर? देखो, सबसे पहले इसने, हाँ, सारे जो प्रिविलेज थे जो कि बर्थ पर बेस्ड थे। सुनो क्या होता था मोनार्कियल रूल में? क्या था, मान लो किसी का जन्म हुआ तो उसको जन्म से ही सारे प्रिविलेज, सारे अधिकार मिलते थे। उसको खत्म कर दिया इसने, किसने? नेपोलियन ने। दूसरा, इक्वलिटी बिफोर द लॉ लेकर आया। अब भैया चाहे क्राइम कोई भी करे, अपराध कोई भी करे, चाहे वो नोबल वाला हो, क्लर्जी वाला हो, या थर्ड स्टेट वाला हो, सभी के लिए लॉ क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। मतलब तीनों के लिए सबसे बड़ा क्या होगा? कानून ही होगा। ठीक है, और उसने राइट टू प्रॉपर्टी क्या कर दिया? सिक्योर कर दिया। मतलब इसका मतलब ये कि कोई भी पर्सन अब अपनी संपत्ति रख सकता है। कहां लिखा गया ये? नेपोलियन कोड के अंदर लिखा गया। ठीक है, और उसके बाद गिल्ड। अब ये क्या हो रहा है भैया कि मान लो ए नाम का मार्केट है, ए नाम का पर्सन है, उसको बी नाम के, ये समझो कि एक कोई ए नाम का मार्केट है, यहाँ पर कोई व्यक्ति व्यापारी है, यानी ट्रेड करता है, उसको ट्रेड करना है मान लो बी में। क्या लगा रहा है उसके लिए? अलग अलग टाइप के टैक्स है, गिल्ड्स वगैरह लगा रहे हैं, पेशेंट में गिल्ड से टैक्स वगैरह लगा रहे हैं। तो उसको खत्म करने की बात की गई इसके अंदर, सिविल कोड के अंदर। नेपोलियन ने पूरा जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसको क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा अपन कम कर देते हैं, सॉरी रफ कर देते हैं मतलब। हाँ, उसके बाद इसने पीसेंट से बोल दिया कि भैया अब से कोई टैक्स नहीं भरेगा, और जितने भी मोनारियल ड्यूज थे सारे खत्म कर दिए, मतलब किसानों को उससे फ्री कर दिया। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन किया गया ताकि बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड कर सके। पीसेंट, आर्टिसन, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन, अब उनको नई नई फ्रीडम मिल गई। वो अच्छे से अपना आपको, जैसे पीसेंट था अच्छे से खेती कर पा रहा, आर्टिसन अपना काम कर पा रहा, वर्कर्स अच्छे से जॉब कर पा रहा था, और नए नए बिजनेसमैन अपना बिजनेस एक्सपांड कर पा रहे थे। तो ये सब किसने किया? ये सब कहाँ किया गया? सिविल कोड के अंदर किया गया। कितना क्लियर है? चलो अब बात करते हैं वियना कांग्रेस। अच्छा, 2 टॉपिक खत्म हो गए अपने। ठीक है, पहला टॉपिक था कि वे फ्रांस के अंदर नेशनलिज्म कैसा आया, और दूसरा टॉपिक था नेपोलियन कोड यानी सिविल कोड। ठीक है, ये टॉपिक बड़े ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बड़े ही। इन दोनों से एक प्रश्न हर साल आता है। क्यों आता है? देख लो, सबूत अपने सामने ही है, ये रहे। 22 में आया,
23 में आया, 22 में आया, 25 में आया, 24 में आया, 25 में आया, मतलब 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया। और मैंने जो समझाया ना एज इट इज आपको वैसा का वैसे ही लिख के लाना है। अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, यदि आपको चाहिए तो। ये देखो, ठीक है, पूरा आंसर सहित मिलेगा आपको। चलो अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है वियना कांग्रेस। देखो भैया 5-6 चैप्टर है ना तो अपने को एक ही क्लास में करना है, क्योंकि ये कैसी क्लास है, मैराथन, ठीक है, ये कैसी क्लास है, मैराथन क्लास है, तो अपने को एक ही टॉपिक में सभी कुछ करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। वियना कांग्रेस कब हेल्ड हुई थी? वियना कांग्रेस सपोर्ट लिबरलिज्म, ट्रू या फॉल्स? देखो वियना कांग्रेस से हर साल एक प्रश्न आ रहा है। 23 में आया, 24 में आया, अच्छा 25 में नहीं आया, मतलब भैया समझ रहे हो, 23 में आया, 24 में आया, 25 में नहीं आया, मतलब 25 में आएगा इस साल। इस साल 25 में आएगा, इसलिए वियना कांग्रेस को अच्छे से सुन लो, सुन लो, ठीक है, सुनो। क्या हुआ था, सुनो। नेपोलियन बोनापार्ट परेशान करने में लगा था, है ना। जो नेपोलियन भैया थे, पहले नेपोलियन की कहानी सुनो, है ना। यहाँ सुन लो नेपोलियन की कहानी। जो नेपोलियन था, मेरे को पिक्चर बनाने का बहुत शौक है, पता नहीं क्यों, है ना। जो नेपोलियन था उसने 4 लोगों को परेशान करके रखा था। परेशान तो सबको ही किया था, लेकिन 4 लोग ज्यादा परेशान थे, जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया और रशिया, थे ये परेशान। तो इन लोगों ने बढ़िया प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, नेपोलियन को निपटाते हैं। तो ये लोग नेपोलियन को चैलेंज करते हैं, अपने घोड़े, इसका घोड़ा कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब मेरे को घोड़ा बनाना नहीं आता, ठीक है। उसकी पूछिए, है ना, घोड़े पे बैठ के आ रहा है, उसको चैलेंज करा कि आओ हमसे लड़ो। तो 1815 में एक लड़ाई होती है, कौन सी, बैटल ऑफ वाटरलू। क्या होता है, बैटल ऑफ वाटरलू होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब इसमें चारों मिलकर किसको हरा देते हैं, नेपोलियन को हरा दिया, नेपोलियन को। अब नेपोलियन से छुटकारा मिला। अब नेपोलियन से सब छुटकारा मिला, तो इन लोगों ने बढ़िया प्लान बनाया, एक काम करते हैं यार, आपस में कुछ बांट लेते हैं एरिया। जैसे मान लो नेपोलियन कोई खाने की डिश लेकर आया हो, उसको भगा दिया, तो आपस में खाना बांट लिया। तो कैसे बांटेंगे, तो उसके लिए बांटने के लिए नहीं की ट्रीटी ऑफ वियना। ये क्या की, ट्रीटी ऑफ वियना, जिसके अंदर कौन कौन थे, ब्रिटेन, रशिया, क्रोएशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये सब लोग कहाँ मिलते हैं, वियना में मिलते हैं, सॉरी हाँ वियना में मिलते हैं। और कौन होस्ट करता है इसको, डुके मेटरनिस, ये वही था जिसने ये कहा था जुलाई रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस को छिकता है तो सर्दी पूरे यूरोप को होती है, ये वही था, है ना, तो याद रखना। चलो हुआ क्या था कि सीधे सीधा कि भैया हमें जो मोनार्कियल रूल नेपोलियन ने खत्म किया था उसको वापस से रिस्टोर करना है। सबसे ज्यादा खुश था बर्बन डायनेस्टी, खुशी का हमारा इतना डांस करा, इतना डांस करा। और बलूच डांस जो है ना, हाँ वो इसने किया था सबसे ज्यादा। और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर क्रिएट कर दिया गया, कहां पर, यूरोप के अंदर, ठीक है। चलो भैया, तो ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई थी, 1815 में, 1850 में हुई थी, ये बात ध्यान रखना। आते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर। वियना कांग्रेस कब हेल्ड हुई थी, 1815, एक नंबर तुम्हें दे दिया मैंने। वियना कांग्रेस ने सपोर्ट करा था, लिबरलिज्म को सपोर्ट करा, बिल्कुल नहीं भैया, कंजर्वेटिव को सपोर्ट किया था। किसको, कंजर्वेटिव को सपोर्ट किया था। किसने होस्ट करी थी, डुका मेटरनिक्स, ठीक है। क्या एम था, अरे भैया जो कंजर्वेटिव उसको वापस से रिस्टोर करना, मोनार्कल को रिस्टोर करना। वियना कांग्रेस, हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ कैसे किया तो मैंने बता दिया आपको, ये रहा पूरा इसका आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं जर्मनी का यूनिफिकेशन, ठीक है, पानी पी लूं। चलो जर्मनी का यूनिफिकेशन, ठीक है। अब क्या क्या प्रश्न आ चुके हैं अभी तक इससे, जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ था, जर्मनी क्या प्रॉब्लम होता है 1871 में। चलो अपन सब कर लेते हैं, पहले सारी कहानी पढ़ते हैं, अपने सारा आंसर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो सुनो, जर्मनी, पहले तो यहाँ पर कौन था, नेपोलियन, बहुत तबाही मची इसने, लगभग 50 प्लस कॉन्फेडरेशन इसने बांट के रख दिया था पूरी जर्मनी को, और जर्मनी इस समय नेशन स्टेट नहीं था। लेकिन जर्मनी में कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए कि उसकी वजह से लगातार डिमांड उठी, कि जैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का बनना, है ना, उसके बाद लगातार डिमांड उठी कि भाई जर्मनी के अंदर क्या लाया जाए, मतलब सॉरी, जर्मनी को एक
नेशन स्टेट बनाया जाए। लगातार डिमांड उठी कि जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाया जाए। तो ये पूरी जिम्मेदारी कौन लेता है? कैसर विलियम, विलियम फर्स्ट। अब विलियम फर्स्ट बोलता है कि ऑटोमन बिस्मार्क को, जो कि उस समय जर्मनी का क्या रहता है? सीएम रहता है। सुनो मेरी बात सुनो, पुरेशिया का कौन था उस समय? कैसर विलियम फर्स्ट था। उसने जर्मनी के सीएम को बुलाया, किसको? ऑटोमन बिस्मार्क, कि भाई साहब आओ, तुम्हें एक हम जिम्मेदारी देते हैं। आओ दो साहब, क्या जिम्मेदारी दे रहे हैं वालों कि तुम्हें पूरे जर्मनी का यूनिफिकेशन करना है। ठीक है भाई साहब, कर देंगे, लेकिन चैलेंज है, 3 लोग बैठे हैं, उनको वो परेशान करेंगे मुझे। चिंता मत करो, करो तुम तो बिस्मार्क यहाँ पर ब्लड आ रहे हैं कि पॉलिसी को अपनाता है और बोलता है कि यार देखो, ये जो 3 है ना, वो परेशान करेंगे, एक काम करते हैं इनको अब इनसे बातचीत करेंगे तो मानेंगे तो है ही नहीं है ना, ये तो पापी है एक नंबर के, मानेंगे नहीं हमारी बात। तो ऑटोमन बिस्मार्क ने बोला एक काम करते हैं, थोड़ा सा लड़ते हैं इनसे। तो तीनों से लड़ाई करी, लगभग 7 ईयर्स तक चली लड़ाई, 7 सालों तक। डेनमार्क से लड़ा, फिर ऑस्ट्रिया से लड़ा, फ्रांस से लड़ा, तीनों को हरा दिया। और तीनों को हराने के बाद 1871 तक आते आते जर्मनी का क्या होगा? पूरी तरह से यूनिफिकेशन। और वर्साइल के पैलेस में केसर विलियम फर्स्ट को क्या बना देते हैं? वहां का राजा बना देते हैं। अब जर्मनी एक होगा ना, पहले बिखरा हुआ था, भैया आधा तू ले ला, आधा ले ले, ये ले ले, वो ले ले, तो अब पूरा नेशन स्टेट बन चुका है जर्मनी। ठीक है, हाँ, तो केसर विलियम फर्स्ट को यहाँ का क्या बना दिया? क्राउन बना दिया। किसका? जर्मन एम्पायर का। अब बात करते हैं इटली का यूनिफिकेशन। 4 टॉपिक हो गए, मैं फिर से बोल रहा हूँ। फ्रांस के अंदर कैसे नेशनलिज्म आया, दूसरा सिविल कोड, तीसरा जर्मनी का यूनिफिकेशन, और चौथा है इटली का यूनिफिकेशन। अच्छा, प्रश्न बता देता हूँ आपको, प्रश्न, ठीक है, कि जर्मनी का यूनिफिकेशन अपन ने जो पढ़ा, क्या उससे कोई प्रश्न कवर हो रहा है? क्या हो रहा है? जर्मनी का यूनिफिकेशन किसने लीड किया? ऑटोमन बिस्मार्क। हाँ, लीड किसने किया? हाँ, जर्मनी की, सही आएगा। एम्पायर वाज बिल्कुल ट्रू है। नेम द रूलर ऑफ प्रोसिया, केसर विलियम फर्स्ट, ये ठीक है। चलो, मतलब अपन ने जितना पढ़ लिया उससे सारे प्रश्न अभी तक हमारे कवर हो गए। अब क्या पूछेंगे आपसे? अगला प्रश्न, ऑटोमन बिस्मार्क का रोल समझाओ, है ना। ऑटोमन बिस्मार्क ने किस चीज को हराया? बता दिया मैंने। कौन राजा था? वो भी बता दिया। अब पढ़ते हैं इटली का यूनिफिकेशन, कि भैया यंग इटली किसने बनाई? इटली का यूनिफिकेशन 1870 में हुआ। देखते हैं भैया, जियोसेपी मेज़िनी कौन था? चलो भैया देखते हैं। पहले ये देखो, ये मैप, ये रहा आपका इटली। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इटली का यूनिफिकेशन। सुनो मेरी बात, थोड़ी सी कहानी सुन लो। देखो, इटली का यूनिफिकेशन को अचानक नहीं हुआ, एकदम से नहीं हुआ। इसकी जो शुरुआत थी ऑलरेडी हो चुकी थी, और शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति था वो था ग्योसप्पी। कौन था? ग्योसप्पी। ग्योसप्पी चाहता था कि भैया इटली का प्रॉपर यूनिफिकेशन हो। ठीक है, पूरा चाहता था वो। तो उसने शुरुआत कर दी थी, एक कार्बोनेरी करके उसने यंग सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी। बाद में इसने लुगियारा में लिगुरिया करके एक क्या था जगह थी, वहां पर रिवोल्यूशन कर दिया, जिसकी वजह से इसको जेल भी हो गई थी। जैसे बाहर आया, इसने 2 सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया। पहला है यंग इटली, और दूसरा है यंग यूरोप। इसने कोशिश की करी, लेकिन कुछ समय बाद ये फेल हो गया था। जैसे मैं आपको पूरी कहानी लिखी हुई है, हाँ यहाँ देखो। अब फेल हो गया। अब फेल हो गया तो उसके बाद तो पता ही है, जर्मनी पहले से बटा हुआ था। तो कैसे बटा हुआ था? सुनो, पूरी पूरा जर्मनी 7 स्टेट में डिवाइड था। मतलब टोटल इटली के अंदर 7 स्टेट थी। उन्हीं 7 स्टेट को 3 लोगों ने बांट के रखा है। जिसे नॉर्थ वाला आप रीजन देखोगे तो किसने लेके रखा है? ऑस्ट्रिया का हब्सबर्ग एम्पायर। जो सेंटर वाला पार्ट है वो किसके पास है? पोप के पास है। और जो साउथ वाला पार्ट है वो किसके पास है? वो है आपका स्पेन की बर्मन डायनेस्टी। तीनों ने बढ़िया अपने हिसाब से बांट कर रखा पूरे इटली को। मात्र रीजनल था, वो था सार्डिना पिडमोंट, एक मात्र था। ठीक है, चलो ठीक है। इटली का यूनिफिकेशन स्टार्ट होता है 1858 से, जो कि खत्म कब होता है? 1870 में। टोटल कितने स्टेट में डिवाइड था? 7 में।
किसके अंडर में था नॉर्थ वाला पार्ट? ऑस्ट्रिया के। सेंटर वाला पार्ट पोप के। और साउथ वाला पार्ट किसके? ऑफ सिलेसिली किसके अंडर में था? स्पेन की बर्बन डायनेस्टी। किसके अंडर में था? स्पेन की बर्बन डायनेस्टी। ग्योसोपी मेजिन ने लगातार कोशिश करी कि भैया कैसे भी करके मैं इटली को यूनिफिकेशन करूं, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं फेल हो गया। बाद में फिर कोशिश की गई इसको यूनिफाई करने की। जैसे यूनिफाई करने की जिम्मेदारी कौन लेता है? केवर, जो कि किसका सीएम होता है? सार्डिनियाना पिडमोंट। केवर यहाँ पर अच्छी डिप्लोमेसी पॉलिसी को अपनाता है और 1859 में फ्रांस की मदद से, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, 1859 में फ्रांस की मदद से केवर किसको हरा देता है? यहाँ पर ऑस्ट्रिया को हरा देता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सार्डियन पिडमोंट के अंडर में आ गया क्या? नॉर्थ वाला पार्ट पूरा। अब आता है गियोसप्पी। गियोसप्पी गारिबल्डी किसको लीड करता है? रेडसट, है ना, रेडसट आर्मी को लीड करता है। बाद में किसको कॉन्क्वर कर लेता है? टू सिसिली, सिसिली नहीं सॉरी, टू सिसिली को ये कब्जा कर लेता है। किसको सौंप देता है? विक्टर इमानुएल सेकेंड, जो कि पूरे इटली किंगडम था उस समय राजा था ना। उसके बाद विक्टर इमानुएल को पूरे इटली का राजा बना दिया जाता है 1861 में। और वेनाइस को किस में शामिल कर लेते हैं? ये इटली में। और रोम किसकी कैपिटल बन जाती है? इटली की 1870 तक आते आते। तो ये हो गया पूरा इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट। देखो, अपन क्या कर रहे हैं, डिटेल में नहीं पढ़ रहे इतना, अपन चीजों को थोड़ा सा कंप्रेस करके पढ़ रहे हैं। क्यों? अरे भाई साहब 5 चैप्टर है और साल भर से तुम डिटेल में पढ़ते आ रहे हो, हुआ कुछ नहीं अभी तक, कुछ नहीं आता तुम्हें, है ना। तो साल भर से पढ़ते आ रहे हो, इसलिए अपन ने थोड़ा सा कंप्रेस करके चीजों को यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्लियरिटी आपको पूरा समझ में आया हर एक चीज। अब प्रश्न पे आते हैं, क्या प्रश्न पूछा गया था अभी तक? देखो, इटली का यूनिफिकेशन जो पूछा गया, यंग इटली किसने बनाई थी? ग्योसप्पी ने बनाई थी। हमारा क्लियर हो गया। क्या इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ? हाँ भैया हुआ, सही बात है। ग्योसप्पी मेजिनी कौन था? ठीक है, ये भी क्लियर हो गया अपना। चलो, ज्यादा प्रश्न इतने आए थे इससे। चलो भैया, तो अभी आपकी हालत ये होगी, है ना, क्योंकि अपन बढ़िया घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फेवरेट मिल रही होगी, दे रहे होंगे, है ना, और कहीं पर बड़े ट्रिप पे गए होंगे अभी, तो ये सब काम चल रहा है अभी। ठीक है, अभी एग्जाम से पहले ये हालत है तुम्हारे। जैसे एग्जाम शुरू हो गए ये हालत हो जाएगी, घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, खाने का टाइम नहीं, पीने का टाइम नहीं। ठीक है, दोस्तों से मिलने का टाइम गया, कुछ होंगे महान, वो एलिमेंट वो जाएंगे, वो थोड़ा सा अलग है ना दुनिया से। तो अभी ये हालत तुम्हारी, जैसे एग्जाम शुरू हो गए फरवरी से, ये हालत हो जाएगी। ये हो रही होगी इस समय, तुम आई गए होंगे ना, आ गए होंगे इस समय, तुम ये फेस कर रहे होगे। ठीक है, चलो ठीक है, अपन स्टार्ट करें। ओके, अगला चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, चैप्टर 1 कंप्लीट। चैप्टर 1 में अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो चैप्टर 1 में अपन ने 5 टॉपिक पढ़े अपन। फ्रेंच के अंदर कैसे नेशनलिज्म आया। दूसरा अपन ने पढ़ा सिविल कोड। तीसरा अपन ने देखा जर्मनी का यूनिफिकेशन। चौथा देखा अपन ने इटली का यूनिफिकेशन। 4 टॉपिक से अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। यदि 5वां होता तो मैं आपको जरूर बताता। ठीक है, पर 4 को आप 4 ही पढ़ के जाना है। 2 नंबर में वैसे कह रहे हैं अध्ययन वाले बोध वाले कि 2 नंबर में आएगा, बट अभी तक मेरे पास कोई ऑफिशियल आंसर की मतलब सॉरी ऑफिशियल मार्किंग स्कीम नहीं है जिससे मैं आपको बता दूं कि वे पूछा जाएगा 2 नंबर में। ठीक है, बाकी इतना आप तैयार कर लोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं अपन, जो कि भारत में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, चलो भैया, पहला वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था अपन देखते हैं, है ना, ये सब देखेंगे, इसका डिटेल में देखेंगे इसको। चलो, सीधा मैं यहाँ आता हूँ, सीधा यहाँ आ जाता हूँ। देखो, वर्ल्ड वार फर्स्ट से हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कोई चैप्टर ओपन करते हो ना, तो पहला टॉपिक क्या है? वर्ल्ड वार फर्स्ट। देखो हुआ क्या था, 2 पावर थी। कौन कौन सी पावर थी? एक थी एलाइड पावर और दूसरी थी सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में कौन था? जर्मनी। और सेंट्रल पावर में कौन था? ब्रिटेन था। और इन्होंने वर्ल्ड वार छेड़ दिया। कब? 1914 में, जो कि कब तक चला? 1918 तक। ठीक है, चला ये। अब होता क्या है, बड़े अच्छे से वर्ल्ड वार 1 चल रहा है,
लेकिन ब्रिटेन को चाहिए भैया खर्चा, खर्चा पानी चाहिए ना भैया, हथियार चाहिए, जो आर्मी है उसको खिलाना है पिलाना है, हथियारों पे खर्चा करना है, सब खर्चा, खर्चा तो होगा, वो खर्चे के लिए चाहिए क्या पैसा। दूसरा, आर्मी कम पड़े तो क्या चाहिए, आर्मी चाहिए। अब ब्रिटेन को ये पता था कि भैया मेरे पास क्या है, इंडिया है, मैं अभी कहाँ रूल कर रहा हूँ, इंडिया पर रूल कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसने बोला कि मैं इंडिया पर रूल कर रहा हूँ तो एक काम करता हूँ, इंडिया से लेता हूँ, खूब पैसा इंडिया के पास, तो बहुत अमीर देश था। तो सबसे पहले उसने क्या करा, इंडिया में बढ़ा दिए टैक्स, कोई ज्यादा टैक्स आएगा तो लगेगा तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो हम अच्छे से वर्ल्ड वार लड़ पाएंगे। दूसरा, जबरदस्ती लोगों को किसमें रिक्रूट किया, वर्ल्ड वार के अंदर। तीसरा, इसने नए नए टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए जैसे इनकम टैक्स। और हुआ क्या इसकी वजह से, जब पूरी जब आधे से ज्यादा किसान वर्ल्ड वार में चले गए तो खेती अच्छे से हो पाएगी क्या, फिर बिल्कुल नहीं हो पाएगी। जब खेती अच्छे से नहीं जब खेती अच्छे से नहीं हो पाएगी तो क्या आ गया यहाँ पर, फेमाइन आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, फेमाइन आ गया। क्लियर, चलो। अब ये सब इम्पैक्ट पड़ा किसका, वर्ल्ड वार फर्स्ट का। चलो अब देखते हैं प्रश्न अपन कैसे किस प्रकार से पूछे गए। वर्ल्ड वार वन कब शुरू हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक चला था, ये देख लिया अपन ने। हाँ, डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा चाहिए था लड़ाई के लिए, तो उन्हें टैक्स को बढ़ा दिया, बिल्कुल सही बात है। इफेक्ट समझाओ, अपन चार पढ़ लिए हैं, एक भी नहीं, चार पढ़ लिए यहाँ पर भी देखो। क्या कब का पूछेगा, 24 24 24 24। अरे सारे प्रश्न 24 में पूछ ले रहे हैं, अच्छा मतलब अलग अलग उसमें पूछे गए होंगे। चलो ठीक है, ये अपना पहला टॉपिक खत्म। अब दूसरा आता है रोलेट 8, ठीक है, इसको पढ़ लेते थोड़ा अपन। अच्छा, इसका आंसर तुम्हें यही लिखे हुए सब है ना। चलो यहाँ देखते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक है वह रोलक 8, ठीक है, कौन सा है, रोलक 8। चलो एक मिनट, चलो रोलेट 8, चलो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। 19 1919 का समय था समय। उस समय इंडिया में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी बहुत बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं अंग्रेज भी परेशान थे। क्या बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, और अंग्रेजों को अच्छे लेवल पर परेशान किया गया, ठीक है। जब अंग्रेज बड़े परेशान हो गए बेचारे, तो उन्होंने डिसाइड करा यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो 1990 में इंग्लैंड के अंदर वहां की जो पार्लियामेंट है, इंपीरियल पार्लियामेंट, उन्होंने एक लॉ पास कर दिया, ये एक्ट पास कर दिया, लोग तो नहीं कहूंगा, एक्ट कहूंगा, जिसका नाम था रोलक एक्ट। इसके अंदर जो ब्रिटेन पुलिस थी उसको मिल गई अनलिमिटेड पावर। पावर क्या मिली कि भाई साहब आप किसी भी व्यक्ति को जो रिवोल्यूशन में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, अब उसको अरेस्ट कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो, और बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी ट्रायल कर 2 साल तक, कब तक, 2 साल तक उसको जेल में रख सकते हो। मतलब यदि किसी को भाई साहब अरेस्ट कर लिया, ना तो उसकी अपील होगी, ठीक है, ना उसके लिए कोई दलील या ट्रायल चलेगा, ना ही कोई वकील लगेगा, ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, मतलब अपील दलील कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बाद में भैया इसके खिलाफ क्या हुआ, आंदोलन हुए, रैली निकाली गई, और महात्मा गांधी जी ने, किसने, महात्मा गांधी जी ने इसको कहा ब्लैक लॉ, यानी काला कानून, काला कानून। अलग अलग जगहों पे इसके खिलाफ रैली निकाली गई। एक रैली निकाली गई कहां पर, पंजाब के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी क्या निकाली गई, रैली, ठीक है। पंजाब में अरेस्ट कर लिया गया था किसको, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। अब पंजाब के अंदर रैली निकल रही, बड़े निकल रही, लेकिन वहां पर क्या लगा दिया गया, मार्शियल लॉ, क्या लगा दिया गया, मार्शियल लॉ। और देखो, मार्शियल लॉ लगा तो है, लेकिन किसी को खबर ही नहीं है, लेकिन किसी को खबर ही नहीं है कि भैया मार्शियल लॉ लग गया।
किसी को जरा सी कानो कान खबर भी नहीं दी कि भाई हमने मार्शल लॉ लगा दिया। अब क्या हुआ, पंजाब के अंदर पंजाब के अंदर एक शहर है अमृतसर। कौन सा शहर है? अमृतसर। अमृतसर शहर है, वहां पर एक बाग है जलियन वाला। कौन सा बाग है? जलियन वाला बाग। जलियन वाला बाग है। हुआ क्या, 13 अप्रैल 1919 की तारीख सभी लोग वहां पर एक बैसाखी दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। बैसाखी दिवस बनाने के लिए क्या हुए थे, सभी लोग इकट्ठे हुए थे, खासकर सिख वगैरह वगैरह इसमें थे। वह खबर किसको लग गई? जनरल डायर को। डायर को, डायन डायन डायर डायर डायन बोलता हूं मैं तो उसको। डायर को खबर लग गई। लगी डायर को खबर, तो वो आया। ये बाग बाग बना हुआ है, ठीक है। इसमें 4 दरवाजे हैं ऐसे। वो इधर कुआ है ना। और कुएं के पीछे क्या है? नाली का है, मतलब नाली कहूंगा तो इन द सेंस कैनल टाइप की है ना, ठीक है। तो जनरल डायर आता है। जनरल डायर सबसे पहले चारों रास्तों को ब्लॉक कर देता है और अपने सिपाही को पूरी बाग को घेरने को कहता है। और जनरल डायर बिना किसी वार्निंग के सभी लोगों के ऊपर फायरिंग करने का आदेश देता है। क्या देता है ये? फायरिंग करने का आदेश देते हैं। बस देता है, सॉरी इज्जत नहीं दूंगा बिल्कुल उसको मैं ना। मतलब बिना किसी वार्निंग के फायरिंग कर दिया, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। क्या मारे जाते हैं? हजारों लोग। देखो आप कैसा, मतलब क्या बोलूं इसके बारे में, इसको नार्गे में भी इसके लिए एक स्पेशल जगह बनाई होगी। इसको तो रोज तलोई तेल से नहलाया जा रहा होगा आज ना। इसको बर्फ पे लेटाया जा रहा होगा, गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म किया जा रहा होगा। इतना बड़ा पापी था ये, है ना। बाद में इसके खिलाफ फिर रैली निकाली गई, है ना। बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए गए। और 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था उसको हम लोग बोलते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? जलियांवाला बाग इंसिडेंट। चलो, अपने दो टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखो, इम्पैक्ट हो गया, रोलकेट। अब क्या क्या प्रश्न पूछा गया देख लो आप। 1990 में पास हुआ था, बिना किसी ट्रायल के रख सकते हैं, डिटेंशन में बिल्कुल रख सकते हैं। 1919 बिल्कुल सही बात है। बट बस बता दिया गया। अपोज क्यों किया था इंडिया ने? क्योंकि भाई साहब बिना वकील बिना दलील आप बिना, मतलब 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के जेल के अंदर रख रहे हो, अच्छी बात है क्या? गांधी जी ने क्यों अपोज किया था पता ही है। चलो ठीक है, जनरल वाला बाग भी अपना क्लियर। ओके। देखो प्रश्न पूछा गया 25 25 23 23 25 26 24, हर साल एक प्रश्न आया किससे? जलियन वाला बाग से। चलो भैया, नॉर्मल डेज में, अरे भैया ऑल इज वेल, जब जैसे पेपर आता है भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो, हे भगवान कहाँ है रे तू। ठीक है, तो ऐसी नौबत ना आए तो प्लीज पढ़ लिया करो भाई साहब। मेरे लाल, मेरे पीलो, हरा गुलाबी ना, जो भी हो प्लीज पढ़ लिया करो। ठीक है, ओके। किताब खोलो, वापस खोलो, किताब खोलो, पढ़ो। सी पढ़ो, है ना। तो ये नौबत ना आए तो पढ़ लो। ठीक है, चलो भैया। अब आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो अगला टॉपिक है। प्लीज से देख लो क्या क्या प्रश्न पूछे गए। ठीक है, अपन थोड़ा ब्लैंक स्लाइड पर देखते हैं। इस पे रखते हैं ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चलो भैया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समझाओ। सर से नोट्स बनाते रहना आप लोग, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अरे ये क्या हो गया है, आड़त को हो रहा है ये। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। पहले देखते हैं स्टार्ट कब हुआ था। स्टार्ट कब हुआ था ये बोलो? 1920 में हुआ था। अच्छी बात है। अच्छा, ये आइडिया किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने किताब भी लिखी थी, हिंद स्वराज। उन्होंने किताब लिखी थी हिंद स्वराज, जिसमें बताया गया कि हम कैसे अंग्रेजों को भगा सकते हैं। कैसे भगेंगे वो? यदि हम उनके साथ कोऑपरेट करना बंद कर दें। यदि हम उनके साथ
कोऑपरेट करना बंद कर दे तो भाग जाएंगे और हमें 1 साल के अंदर क्या मिल जाएगा? स्वराज मिल जाएगा। ये बढ़िया टारगेट था, है ना? फिर किया गया इसके अंदर बॉयकॉट। बॉयकॉट किसका? फॉरेन गुड्स का। अच्छा, फॉरेन गुड्स ना। उसके बाद फॉरेन क्लॉथ, फॉरेन सर्विसेज, यदि कोई इंडियन फॉरेन सर्विसेज दे रहा है, मतलब इन द सेंस उनके स्कूल में पढ़ा रहा है, उनके स्कूल में पढ़ने जा रहा है, जो भी हो, तो उसको स्कूल छोड़ दो, रिजाइन कर दो, ये सब कहा गया। मतलब सीधे सीधे आप क्या करो? बॉयकॉट यानी बहिष्कार करो। अच्छा, पूछा गया था बॉयकॉट क्या होता है? बॉयकॉट मतलब रिफ्यूज टू यूज गुड्स और सर्विसेज, है ना? ये पूछा गया था ना बॉयकॉट। ध्यान रखना, व्हाट इज बॉयकॉट? तो जो सर्विसेज होती है, जो गुड्स को होती है, यदि उनको यूज करने से मना कर दिया तो वो क्या कहलाता है? बॉयकॉट कहलाता है। क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया? 1920 में स्टार्ट हुआ था। मूवमेंट प्रमोट बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बिल्कुल सही बात है। कोई प्रोग्राम समझाओ, ठीक है? बता दिया, 2 प्रोग्राम बता दिए हैं। हाँ, विथड्रॉ करने के बाद। अच्छा, विथड्रॉ, विथड्रॉ को किया गया इसको। अच्छा, सुनना, हुआ क्या था? आंदोलन बढ़िया चल रहा है, जोश में सभी लोग, अलग अलग जगह मूवमेंट लीड भी कर रहे हैं। बहुत डिटेल में वैसे तो इतना बता नहीं रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी कम चीजें आपको बता रहा हूँ। बढ़िया था, आंदोलन चल रहा है, कोई कछु दिक्कत भी नहीं आ रही है ना? लेकिन समस्या क्या होगी पता है? अच्छा, ये आंदोलन अलग अलग जगह पे हो रहा है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, चलो जान लो यार, आधी अधूरी बात मजे नहीं आएगा मुझे भी। जैसे मैं आपको कुछ केसेस बताता हूँ यूपी का। यूपी में क्या हुआ था, एक बनी थी अवध किसान सभा। यूपी के जो किसान थे उन्होंने विद्रोह को किया, क्योंकि उनसे लिया जा रहा था चौकीदारी टैक्स, है ना? तो वहां पर एक नई धोबी मूवमेंट चलाया गया यूपी के अंदर। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू का नाम याद रखना। ट्राइबल ने यहाँ पर मूवमेंट किया था, किसकी लीडरशिप में? अल्लूरी सीताराम राजू ने। आसाम में भी एक मूवमेंट हुआ था, ठीक है? असम में क्या हुआ था, जो वर्कर्स थे उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने हिसाब से स्वराज का मतलब निकाला, वहां पर क्या किया? आंदोलन किया। विड्रॉ क्यों किया? बड़े चला था 5 फरवरी को 1922। क्या होता है, गोरखपुर जिला है, गोरखपुर जिला में पुलिस स्टेशन चोरी चौरा, ठीक है? चोरी चौरा पुलिस स्टेशन है। वहां पर हुआ क्या, शांति से कुछ लोग धरना दे रहे थे, शांति से कुछ लोग के दे रहे थे, धरना दे रहे थे। तो हुआ क्या, पुलिस वाला आया, उनके ऊपर कर दिया लाठी चार्ज। उनका हुआ दिमाग खराब, पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें लगभग 21 पुलिस वाले जिंदा जल गए। और इसी इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी जी बड़े दुखी हुए कि भाई साहब बस, अब मैं और वायलेंस नहीं सह सकता। तुरंत उन्होंने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। कौन से मूवमेंट को? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है? चलो, स्टूडेंट्स लॉ ऑफ टेंशन। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम। सीधी सीधी बात है, जितने कम दिन बचेंगे उतना प्रेशर तुम्हारा बढ़ेगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। फिर कोकिला आंटी को बुलाना पड़ेगा कि भाई साहब मोटिवेट करो ना, किसके लिए पढ़ेंगे? वे कल से पढ़ेंगे, रिमेन कांस्टेंट। और जहां पर अरे कल से पढ़ लेंगे, रात को पढ़ लेंगे, होता क्या है सुनो। बढ़िया, सुबह सुबह उठते हो, उठे, ये उठ रहे हो, ये तुम्हारा बिस्तर है ना, ये तुम्हारा क्या है? बिस्तर है। बढ़िया उठे हो तुम, है ना? अब उड़ गए तुम, हाँ उड़ गए, उड़ के गए कहाँ पर? वॉशरूम में गए। वॉशरूम में अपना सब कुछ निपटा के क्या है? टेबल पर आए, आए टेबल पर पढ़ने। ये टेबल है ना, ये कुर्सी रखी है तुम्हारी ना, तुम इस पर बैठ के पढ़ रहे हो, ये तुम्हारा सर है, ये सामने रखी है किताब, आराम से पढ़ रहे हो। पढ़ते पढ़ते मोबाइल में मैसेज आता है, हेलो, क्या कर रहे हो? है ना? आपने बोला पढ़ रहा हूँ, है ना? चलो आओ, अपन क्रिकेट खेलने चलते हैं ना। ये हेलो दोस्त ने मैसेज किया था, चल गए खेलने। अरे हाँ, बाद में पढ़ लेंगे। फिर घर आए, घर में वापस खाना मिलेगा, खाना खाया, आलस आया, वापस सो गए। अब तो कल से ही पढ़ेंगे, अब तो रात हो गई। तो ऐसे करते करते कल परसों आता जाएगा, और आएगी एग्जाम की डेट। तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है? चलो, अच्छी लगी कहानी। हाँ, अब आता है नया टॉपिक, डांडी मार्च, है ना? चलो भैया, डांडी मार्च समझते हैं अपन, है ना? सारे प्रश्न कवर करवा दूं, सारे प्रश्न, टेंशन
अब आता है डांडी मार्च। ठीक है, चलो स्टार्ट करें इसको अपन। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो देखो, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था, कब स्टार्ट हुआ, सारी कहानी मैं आपको बता दूंगा। चलो पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड क्या है देखो, महात्मा गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद थोड़े से शांत बैठे हुए थे। अब हुआ क्या, अच्छा कुछ इवेंट भी हुए थे बीच बीच में, मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले कुछ है ना, अभी अगली स्लाइड में बता दूंगा आपको हुआ क्या। फिर महात्मा गांधी जी को लगा कुछ बड़ा करना पड़ेगा। पहले एक काम करता हूँ, कुछ इवेंट बता रहे तो कोई ऐसा मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, मजा बिल्कुल मुझे नहीं आएगा, है ना। अपन कुछ पहले इवेंट कर लेते हैं ना, इवेंट कौन से हुए थे इससे पहले। चलो पहले इवेंट देख लेते हैं अपन। देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ चौरा चौरी इंसिडेंट की वजह से। उसके बाद बनती है स्वराज पार्टी, है ना। जो स्वराज पार्टी बनती है और बनती है 1923 में। कौन कौन बनाते हैं इसको, इसको बनाते हैं आपके सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। अच्छा ये लोग करते क्यों है, क्योंकि इनका सीधा सीधा मोटिव ये है कि अपन जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वहां जाकर कोई काम नहीं होने देंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और वहां जाकर काम नहीं होने देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है भैया 1928 में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आता है 1928 में। अच्छा साइमन कमीशन आता क्यों है, एक हमारे इधर हर 10 साल में कुछ एक्ट लाते थे उस समय, जैसे एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था ये। ठीक है, उसमें लिखा था कि उसमें मतलब सॉरी उसको रिफॉर्म करने के लिए या उसमें कुछ अपडेट करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए एक कमीशन बनाया। उस कमीशन के अंदर थे 7 मेंबर। वो एक कमीशन बनाया गया था फरवरी के अंदर। कब पहुंचता इंडिया में आता है ये, 1928 में कब आता है इंडिया के अंदर। ऐसा साइमन कमीशन 1928, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। साइमन कमीशन इसलिए बनाया कि भैया आपको क्या करना है, रिफॉर्म करना है। 1927 बनाया था, ठीक है, 1927 8 लिखा मैंने यहाँ पर, है ना। इसको बोला गया कि भाई आपको क्या करना है, रिफॉर्म करना है, जाओ इंडिया जाओ, रिफॉर्म करके आओ। लेकिन इंडिया के बारे में इनको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं पता इनको इंडिया के बारे में। जैसे इंडिया पहुंचता है, नारा लगाते हैं साइमन गो बैक का, क्योंकि इसमें कोई भी एक इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इसको क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। साइमन गो बैक का नारा लगाते हैं। लीड कौन करता है, लाला लाजपत राय। इनको पे लाठी चार्ज होने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब शहीद हो जाते हैं। इनका बदला कौन लेते हैं, भगत सिंह। ठीक है, वो पूरी कहानी जुड़ी हुई है इससे। साइमन कमीशन चलो यहीं पर होगा खत्म। अब आता है क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू को मौका मिलता है कि भैया एक काम करो, लाहौर जाते हैं। लाहौर में क्या होता है, कांग्रेस का सेशन। वही सेशन होता है कब, 1929 में। हर साल एक कांग्रेस का सेशन होता था। 1929 में लाहौर के अंदर होता है सेशन। इसको लीड कौन करेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी लीड करेंगे। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू जी 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाते हैं पूर्ण स्वराज दिवस। यानी 1930 में उन्होंने बना दिया कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वराज दिवस बना लिया। और लाहौर सॉरी रावी नदी के किनारे क्या फहरा दिया, झंडा। बस अब यहीं से कहीं ना कहीं एक यूनिटी देखने को मिली। क्या मिली, एक यूनिटी देखने को मिलती है। अच्छा एक और चीज बताना भूल गया, खिलाफत मूवमेंट 1920 में हुआ था, जिसमें हिंदू मुस्लिम की यूनिटी देखने को मिली थी। तो महात्मा गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट करवा दिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और यहाँ पर भी महात्मा गांधी जी को क्या मिली, एक यूनिटी। अब महात्मा गांधी जी को लगा कि अब किसकी जरूरत है, एक मास मूवमेंट की जरूरत है। किसकी जरूरत है, मास मूवमेंट की जरूरत है। तो एक नया मास मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉरी अरे भैया नॉन कोऑपरेशन तो होगा ना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहले इसका बैकग्राउंड समझो। महात्मा गांधी जी ने सोचा यार एक काम करते हैं, एक मौका पहले दे देते हैं। क्या देते हैं, एक मौका इनको दे देते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, है ना। एक मौका इनको पहले दे देते हैं ना, एक मौका इनको देते हैं।
तो महात्मा गांधी जी जनवरी 1930 में इरविन के पास जाते मिलने। मिलने गए किससे? इरविन से। मिलने जाते हैं इरविन से। इरविन से बोलते हैं, देखो भाई साहब, ये मेरी मांगे हैं टोटल 11, जिसमें से एक मेजर मांग थी कि भैया जो नमक जिसके ऊपर तुम टैक्स लगाते हो वो कम कर दो। महात्मा गांधी जी ने इरविन के सामने 11 मांगे रखी। बोला कि नमक के ऊपर जो टैक्स लगा दो वो हटा दो, कुछ ऐसे करके 11 मांगे रखी। इरविन ने बोला, नहीं मानना, मत मानो, हम तुम्हें समय देते हैं कब तक का? 11 मार्च तक का समय देते हैं। 11 मार्च 1930 का हम तुम्हें समय देते हैं, आओ दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं मानेंगे, फिर भी हम जीत दिए। बड़े प्यार से महात्मा गांधी जी ने वेट किया। अब आगे 12 तारीख, नहीं माने वो तो मानते हैं, क्या अंग्रेज है जो मानेंगे। 12 तारीख को महात्मा गांधी जी बड़े अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, ठीक है, बड़े तैयार वैयार होकर साबरमती आश्रम से, कहाँ से? साबरमती आश्रम से अपने 72 वॉलंटियर्स के साथ एक यात्रा स्टार्ट करते हैं। यात्रा स्टार्ट कब होती है? 12 मार्च 1930 को यात्रा स्टार्ट करते हैं। यात्रा खत्म होती है 6 अप्रैल को 1930 को। और इसी यात्रा के साथ साथ जिसको हम लोग बोलते हैं दांडी यात्रा या सोल्ड मार्च, इसके साथ स्टार्ट होता है नया मूवमेंट, नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये यात्रा चलती 24 दिन, जो होती है 240 माइल्स की, और डांडी पे जाके क्या होती है? खत्म होती है ना। वहां पर एक मुट्ठी नमक उठाते हैं महात्मा गांधी जी, और किसको तोड़ देते हैं? सोल्टलों को। यहाँ पर महात्मा गांधी जी एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं। तोड़ दिया महात्मा गांधी जी ने नमक कानून, चलो बहुत बढ़िया। अब बस इसी के साथ अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग पार्टिसिपेट करते हैं, किसके अंदर? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। जैसे आपको देखना है पार्टिसिपेंट, जैसे पार्टिस किसने किया था? रिच पेशेंट ने भी किया था। अच्छा, रिच पेशेंट ने क्यों किया? सुन लो थोड़ी सी कहानी। देखो, ये लोग उगाते थे कमर्शियल क्रॉप, लेकिन इतना ज्यादा टैक्स लग रहा है भाई साहब, कि जिसकी वजह से ये लोग अपने बिजनेस, अपने जो एक्सपांशन नहीं कर पा रहे, ज्यादा ज्यादा पैसा लगे जा रहा। जैसे गुजरात के पाटीदार, यूपी के जाट, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कि नहीं किया? बिल्कुल किया था इन लोगों ने पार्टिसिपेट। दूसरा, महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन आ चुका है हर बार प्रश्न, महिलाओं ने क्यों किया? महिलाएं महात्मा गांधी जी को बहुत मानती थी, और जब भी महात्मा गांधी जी स्पीच देते थे तो महिलाएं जरूर सुनने आती थी। महात्मा गांधी जी ने कहीं ना कहीं प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि महिलाओं को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना। और शुरुआत में देखा था तो जो रिच थी, जो अमीर महिलाएं थी, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, है ना। बाद में जाके महात्मा गांधी जी के बुलाने पर सभी महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट बढ़ चढ़ कर लिया। उसके बाद ये कहा कि वही महिलाओं का भी अधिकार है, महिलाओं को भी एक ड्यूटी होती है देश को समय देना, मतलब उनको भी देश को एक समय मतलब देश के प्रति उनको एक क्या देना चाहिए, ड्यूटी निभानी चाहिए। तो सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, सब कुछ बढ़िया चला। यहाँ पर इरविंग के ऊपर प्रेशर आया, वे क्या होने थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, और यही थी इंडियंस के लिए। लेकिन 1930 में कोई भी इंडियन गया ही नहीं। हाँ, इंडियन की तरफ से कोई नहीं गया, कांग्रेस नहीं गया, और कांग्रेस नहीं है तो फेल हो गई। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी है दिसंबर में। कब होनी? दिसंबर में 1930। दिसंबर 1930 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी है। अब इरविन के ऊपर प्रेशर है पूरा कि कैसे भी करके महात्मा गांधी जी को बुलाओ, कैसे भी करके महात्मा गांधी जी को बुलाओ। कहां पर आने चाहिए महात्मा गांधी जी? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने चाहिए। इरविन को बहुत प्रेशर है। तो इरविन को याद है कि महात्मा गांधी जी अपने पास 11 मांगे लेकर आए थे, चलो चलते हैं वापिस। तो इरविन महात्मा गांधी जी से मिलने जाता है, बोलता है कि भाई साहब, हम तुम्हारे सभी मांगों को मानने के लिए तैयार है। तो लगभग 5 मार्च 1931 तक, ये 31 में होनी है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो 1931 में गांधी इरविन भेंट होता है, सारी मांगों को मान लिया जाता है, और महात्मा गांधी जी इस आंदोलन को
बंद कर देते हैं, क्योंकि शर्त में लिखा गया था कि महात्मा गांधी जी को आंदोलन बंद करना पड़ेगा। ठीक है, मान गए, कोई बात नहीं। जब हमारी मांगे मान ली गई तो आंदोलन को क्यों बढ़ाएपन आ गए, तो वहीं पर ये आंदोलन खत्म कर दिया गया। तो कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च को खत्म कब हुआ? 5 मार्च 1931 में। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? दिसंबर 1930 को हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी? लंदन के अंदर। ठीक है, चलो ये अपना चैप्टर 2 भी पूरी तरह से क्या होगा? खत्म। कुछ चीजें रह गई, जैसे हाँ सब कुछ पढ़ा दिया, क्या रह गया है? कुछ रह गया, कुछ नहीं रहा। चलो ठीक है। खिलाफत मूवमेंट आपको बता दिया 1920 में हुआ था। ठीक है, चलो तो पूरा चैप्टर नंबर सेकंड हमारा क्या हो चुका है? यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। 2 चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चलो भैया हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चलो भैया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जो कि क्या है? मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। चलो, तो तीसरा चैप्टर अपना मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, मतलब कैसे किस प्रकार से पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन आया है, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, कैसे एक दूसरे से उन्होंने ट्रेड या रूट मतलब ट्रेड किया हुआ है। ठीक है, तो कहानी आपकी स्टार्ट होती है चैप्टर की सिल्क रूट से, ऑब्वियसली। ठीक है, सिल्क रूट से होगी। अच्छा, प्रश्न क्या क्या पूछेंगे सिल्क रूट से, पहले देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल से पूछेगा अभी। ठीक है, चलो अपन देखते हैं सिल्क रूट के बारे में। देखो, सिल्क रूट, मैं सीधे सीधे कहूंगा सिल्क रूट आज से नहीं, बहुत टाइम से चलता रहा है। जैसे हिस्टोरिकल आप देखोगे, हिस्ट्री में भी कनिष्क था। कनिष्क का नाम सुना आपने, है ना? कनिष्क कनिष्क ने सिल्क रूट का डेवलपमेंट किया था ट्रेड करने के लिए चाइना से। अब सिल्क रूट ऐसा नहीं कि भैया इस रूट से सिल्क सिल्क जाएंगे, नहीं, एक रूट तैयार किया ट्रेड के लिए बस, जिसको जिसमें शुरुआत सिल्क से करे, इसलिए नाम सिल्क रूट की तरह रख दिया गया था। जैसे सिल्क रूट अलग अलग जगहों से जाता है, लैंड से भी जाता है, जमीन से भी जाता है, समुद्र से भी जाता है ना? और सभी को कनेक्ट करता है। किसको? ये रहा एशिया, है ना? एशिया से किसको कनेक्ट करते हैं? यूरोप को। यूरोप को किससे कनेक्ट कर दिया? अफ्रीका को। ये पूरा क्या हो गया? एक सिल्क रोड पूरी तरह से कनेक्ट हो गया। तो कहां से स्टार्ट हुआ? चाइना यानी एशिया से। किसको कनेक्ट किया? यूरोप को। किससे कनेक्ट किया? अफ्रीका से। तीनों क्या हो गए यहाँ पर? एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। कृष्ण एरा से तो मैंने आपको बता दिया कि भैया कनिष्क ने डेवलप ज्यादा किया था सिल्क रूट को, फिर आगे चलता रहा, अभी तक चलता जा रहा है। ठीक है, और इसी रूट से क्या ज्यादा टेक्सटाइल वगैरह सब कुछ जा रहा है। हाँ, एक चैप्टर पढ़ोगे प्रिंटिंग कल्चर। ठीक है, तो वुडन टेक्नोलॉजी भी किससे गई थी? इसी सिल्क रूट के थ्रू गई थी, वुड ब्लॉक, सॉरी। जैसे जैसे इन्होंने पूछा, टेक्सटाइल पूछा दिया, वहां से क्या आ रहा है बदले में? यूरोप से क्या आ रहा है? गोल्ड आ रहा है, सिल्वर आ रहा है ना? तो कहां से आ रहा है? ये एशिया की तरफ आ रहा है। कहां से? यूरोप से। किस रूट के थ्रू? सिल्क रूट के थ्रू। चलो, हाँ, तो सिल्क रूट किसको कनेक्ट करता था? एशिया को यूरोप से। आइडियाज एंड रिलीजन स्प्रेड थ्रू सिल्क रूट। हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। तो सिल्क रूट क्या था मैं आपको बता चुका हूँ। कौन कौन से गुड्स थे? जैसे टेक्सटाइल था, सिल्क था, और वहां से क्या ला रहे अपन? सिल्वर ला रहे, गोल्ड ला रहे। चलो ठीक है, अब आता है नया चैप्टर, सॉरी नया टॉपिक, फूड ट्रैवल, स्पेगेटी एंड पोटैटो। चलो मैं आपको बता देता हूँ। चाइना है, चाइना में चलते नूडल्स, है ना? अब ये नूडल्स अलग अलग जगह गए, जैसे कहाँ गए? यूरोप में भी गए। तो यूरोप में इनका नाम क्या दे दिया? स्पागेट्टी। स्पागेट्टी, है ना? नूडल्स जैसे दिखते हैं ना, मैं आप पिक्चर से लाता लेकिन भूल गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन नूडल्स जैसे दिखते हैं ना, ये ध्यान रखना। स्पागेट्टी यूरोप में कहाँ से आया? पोटैटो कहाँ से आया? हम सब सब कुछ पढ़ेंगे। देखो, कुछ चीजें थी, जैसे पोटैटो, सोयाबीन, मूंगफली यानी ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो, ये सब कहीं ना कहीं ये हमारे जो पूर्वज थे ऑलरेडी ला चुके थे। लेकिन लाए कहां से थे? अमेरिका से। इन सबका ओरिजिन कहां से हुआ? अमेरिका यानी यूएसए से हुआ। बाद में हर जगह गए, जैसे यूरोप भी गए, एशिया भी आए सिल्क रूट के थ्रू, बाकी देशों में भी गए एशिया के। ठीक है, जा रहे हर जगह घूम रहे। अब घूम रहे, जैसे अब ये कहां से आ गया बीच में, चलो घूम रहे, इसको बाद में देखें अपन। ठीक है, घूम रहे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ? हर जगह अमेरिका का पोटैटो, अमेरिका के चिली, अमेरिका के मेज, हर जगह जा रहे हैं। ठीक है, ओके। चलो अभी देखते हैं व्हाट टीचर टीच। मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? एडिडेस। आप क्या पढ़ो? अभी बहस। आपने क्या स्टडी करी? ये अदर्स बस 10, है ना?
और आप क्या लिख के आओगे? देवदास। ये चलेगा? हैं? 3 तीसरा चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया। पूरा यकीन है कि किसी ने लगातार देखी नहीं होगी वीडियो। टुकड़ों में देखेंगे सब। आलसी हो गए सब के सब। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है ना? चलो, तो ये नहीं मानना है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो ये रखना है, ठीक है, आखिर तक। चलो, अब आता है कॉन्क्वेस्ट, डिसीज़ एंड ट्रेड। क्या प्रश्न आ चुके हैं? चलो ठीक है, देखते हैं अपन अब। हुआ क्या था? वो ये अमेरिका है। अब अमेरिका के अलावा यूरोप के कुछ देश हैं, जैसे कुछ देश है स्पेन और एक देश है पुर्तगाल, ठीक है? बढ़िया है। अब अमेरिका सबसे अलग थलग बैठा हुआ है, बिल्कुल आइसोलेटेड है, इसको कोई मतलब नहीं किसी से भी। नहीं मतलब, और क्या जो स्पेन है पुर्तगाल से अलग-अलग समस्या चल रही है, वह गरीबी है, बेरोज़गारी है, ना हेल्थ को लेकर समस्या है। तो ये लोग चलते किसकी तरफ? अमेरिका की तरफ। कहाँ गए ये लोग? अमेरिका की तरफ चल गए। चल गए। साथ सॉरी, साथ में ये लेके आते हैं एक नई बीमारी, जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स। ये तो झेल लेते हैं बेचारे, क्योंकि इनके अंदर क्या है? इम्यूनिटी है। ये देश-विदेश घूमे हैं, तो इनके अंदर क्या डेवलप हो गई है? इम्यूनिटीज़ डेवलप हो गई है। देखिए अमेरिका बेचारा अलग-थलग बैठा था कोने में, चुपचाप बैठा हुआ था शांति से। जब ये स्मॉल पॉक्स बीमारी लेकर आए, तो पूरा अमेरिका को इसने बर्बाद कर दिया। पूरे अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, डीपली वहां जाके प्रभाव करा इसने। किसने? स्मॉल पॉक्स ने। देखो लिखा भी है, लिख के लाएगा। चलो, विच डिसीज हेल्प यूरोपियन कॉन्कर अमेरिका? स्मॉल पॉक्स आंसर आएगा इसका। यूरोपियन ट्रेड रूट के बिल्कुल सही बात है। नेम वन डिसीज दैट अफेक्टेड नेटिव अमेरिकन? स्मॉल पॉक्स। चलो ये सब पूरा लिखा हुआ है ना, लिया तो था, हम लिख के क्या कहाँ गया वो? हम्म, आगे पीछे होगा वो, चलो ठीक है। चलो ये लिखा, हाँ लिख कर ना ये देखो। देखो अमेरिका कोई सुपर फायर नहीं था। क्या होता? कुछ पावरफुल वेपन थे, जैसे स्पेनिक ने पूरा तरह से कॉन्कर कर लिया था, है ना? बीमारी लेकर आए, और अमेरिका के पास कोई इम्यूनिटीज नहीं थी इसके खिलाफ। तो अमेरिका पूरी तरह से किसके कब्जे में होगा? स्मॉल पॉक्स के कब्जे में हुआ। वो बहुत सारे लोगों को इसने मार दिया था, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम इंडेंजर लेबर। दिल तो सबके पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते। बुक भी सबके पास होती है, लेकिन सब पढ़ने वाले नहीं होते। क्या बात! शायर ने और खूब कहा है कि दिल तो सबके पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते। लेकिन बुक सबके पास होती है, लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं होता। ठीक है? हाँ। चलो, इंटेंचुअल लेबर इससे क्या-क्या प्रश्न पूछे गए हैं, देख लेते हैं। इंटेंचुअल लेबर किसके अंडर में काम करते थे? ये देखेंगे। इंटेंचुअल लेबर फुल फ्रीडम एन्जॉय करते थे, ट्रू या फॉल्स? देखते हैं। वैसे फुल फ्रीडम के साथ कोई काम नहीं करता था, फॉल्स होगा इसका आंसर तो ना। हु वर इंडेंजर लेबर? कौन थे? कोई 2 कंट्री का नाम बताओ, जहाँ से इंडियन इंडिविजुअल लेबर कहाँ गए थे, है ना? इंडियन क्यों माइग्रेट किए थे? चलो ठीक है, देखते हैं एक-एक बारे में। हु वाज़ इंडिविजुअल लेबर? कौन थे? सुनो, कौन थे मैं बताता हूँ आपको। क्या होता है ना भाई भैया, एक जगह है, चलो जगह में मान लें वर्कर्स है, और वर्कर्स काम क्यों कर रहे हैं भैया? कहीं उनकी लाइफ अच्छी हो, घर-बार मिले, नौकरी मतलब बच्चों को पढ़ाई हो जाए, सब कुछ हो जाए। ये सब उनकी थी मजबूरियाँ। बस बस इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाया कुछ एजेंट ने। वो एजेंट गए किसके पास? वर्कर्स के पास। वर्कर से बोला देखो, हम तुम्हारी लाइफ अच्छी कर देंगे, मज़ा आएगा जीवन में मज़ा, तो हमारे साथ रह के काम करो। वो एक नए देश चलेंगे, वहीं जाके काम करेंगे, लेकिन हम तुम्हारे साथ करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यदि हमने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, तो तुम कहीं और काम नहीं कर सकते। तो तुम्हें पूरा अच्छा बाकायदा पैसा भी अच्छा मिलेगा। चलो फिर क्या हुआ? ये लोग कहाँ-कहाँ गए? प्लांटेशन गए, माइंस में काम करने गए, कोई रोड में काम करने गए, तो अलग-अलग जगहों पे ये लोग काम करने जाते हैं। इंडिया से भी गए, है ना? अलग-अलग जगहों पे काम करने। जैसे इंडिया से कहाँ से गए ज़्यादातर लोग? यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया से। कोई अच्छी खासी पॉपुलेशन थी यहाँ पर ना, अच्छा खासा जनसंख्या लेके बैठे हुए थे ये कुछ स्टेट। तो यहाँ से कुछ ज़्यादा इंटेंसिव लेबर जाते हैं। जैसे कहाँ-कहाँ गए ये लोग? इंडियन को कहाँ-कहाँ माइग्रेट किया? कैरेबियन आइलैंड में। कहाँ माइग्रेट किया? कैरेबियन आइलैंड में। जैसे ट्रिनिडाड, गुयाना और सूरीनाम। जैसे यहाँ था ट्रिनिडाड का एक चटनी म्यूज़िक फ़ेमस है। क्या फ़ेमस है यहाँ का? चटनी म्यूज़िक। मॉरिशस गए और फिजी भी गए।
तो यहाँ भारतीयों को क्या किया गया, माइग्रेट किया गया, है ना। क्लोजर तमिलनाडु माइग्रेट वेंट टू सिलोन एंड मलाया। ये लोग कहाँ गए, तमिलनाडु का माइग्रेट शिलोंग गए और मलाया गए, कुछ प्लांटेशन में गए, है ना, असम के। चलो ठीक है। अब प्रश्न देखो, प्रश्न क्या क्या आ चुका है, किसके अंडर में काम करते थे, फुल फ्रीडम थी, बिल्कुल नहीं थी। हु वे इन डेंजर लेबर बता चुका मैं आपको, दो कंट्री का नाम बता चुका हूँ, 4-5 कंट्री, है ना। इंडियंस को कहाँ माइग्रेट किया गया था। चलो ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है, अब ये पढ़ो। रिजल्ट आए मटक मटक, पापा मारे पटक पटक, सासे जाए अटक अटक, है ना, माँ का दिमाग सटक सटक, दिल मेरा गोते खाए, कमर में मेरे बेल्ट फैलाए, बॉडी मेरी सूजी जैसी, खाने में बस चप्पल खाए। तो ये सब आपके लिए ना हो, इसलिए मैं ये वाली क्लास लेकर आया हूँ, है ना। ये सेशन इसलिए ही लेकर आया हूँ, समझ गए आप, है ना। हाँ, मैराथन क्लास है, चल रही है। बहुत छोटी क्लास है यार, कितनी, मतलब मुश्किल से 1 घंटे की हुई है अभी तो। हाँ, मजा आएगा, अभी आगे देखते जाओ तुम लोग बस। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, क्या आएगा, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इससे क्या प्रश्न पूछे गए, तो प्रश्न में आपसे पहले मैं आपको पूरा बता देता हूँ। अच्छा, क्या हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होने से पहले, देखो, एकदम से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले आया फैक्ट्री। देखिए, फैक्ट्री से भी पहले मतलब ये मानो कि एक टाइम आ रहा है जिसको बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब फैक्ट्री की ओर बढ़ रहे थे। होता क्या था, जो मर्चेंट थे, क्या करते थे मर्चेंट, अलग अलग कंट्रियों से आते थे और अलग अलग जगहों जाते थे। वो किससे मिलते थे, मान लो कोई मटका बनाने वाला, कुछ वो सामान बना रहा है, कुछ कपड़े सिलने का काम करता है, तो ये आर्टिसन वीवर से अलग अलग जगहों पे जाके मिलते थे और मिलकर उनको कुछ पैसा दे देते थे, उनसे सामान लेते थे। और ये सामान कहाँ बेचते थे, वो उस जगह बेचते जो क्या है, ट्रेडिंग सेंटर, जैसे लंदन, ज्यादातर सामान वहीं बेचा जाता था। अलग अलग जगहों से ले लिया, इकट्ठा करा, किसी से कुछ और बनवा लिया, किसी से कुछ और बनवा लिया, उसको इस ट्रेडिंग सेंटर पे जाके बेच दिया। तो ये किया करते थे कौन, मर्चेंट। तो अभी इस समय कोई फैक्ट्री बनी नहीं, एक ही जगह हो, एक ही प्लेटफॉर्म हो, जहां पर पूरा सामान बन जाए, ऐसा कुछ अभी तक नहीं था। ठीक है, तो फिर हुआ क्या, बता दें आपको। तो ये होता क्या है, पार्ट ऑफ नेटवर्क कमर्शियल एक्सचेंज, जो कंट्रोल कौन करता है, मर्चेंट। अब क्या करते हैं लोग, अलग अलग प्रोड्यूसर से सामान बनवाते हैं और एक ही ट्रेडिंग सेंटर में उसको बेच देते हैं। ठीक है, और हर एक मर्चेंट के लिए कितने लोग काम करते हैं, कम से कम 20 से 25 वर्कर, तो हर एक स्टेप पे अलग अलग वर्कर्स काम कर रहे हैं, एक जगह काम नहीं कर रहे, अलग अलग जगह पे ये लोग काम करते हैं। ठीक है, चलो, तो प्रश्न देखते हैं। एग्जिस्ट बिफोर, बिल्कुल ट्रू। प्रोडक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, अभी बताया, एक सिस्टम है जहाँ वो मर्चेंट अलग अलग वर्कर्स से काम करवाते हैं। ठीक है, फ्यूचर समझ लिया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अभी करेंगे, अपन करवाएंगे उसको। चलो ठीक है, ये देखते हैं अपन अब। कम इनटू फैक्ट्री, फैक्ट्रीज कैसे आए, पहले अपन समझ लेते हैं टॉपिक क्या हुआ। फैक्ट्रीज, देखो अभी तक क्या हो रहा था, सॉरी, एक मर्चेंट है, अलग अलग वर्कर से मिल रहा है, काम करवा रहा है, पैसा दे रहा है, सामान लेकर आ रहा है, लंदन में जाके बेच रहा है। ये चल रहा है अभी तक, कोई मशीन नहीं है, कोई ऐसा हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं अब कोशिश की जाएगी भैया एक ही जगह लेकर आओ, तो अलग अलग मशीनें बनने लगे, स्टीम इंजन बन गया, ये इंजन बन गया। रिचर्ड ने इंजन बनाने की कोशिश करी, वर्ड भैया आ गए, तो इन लोगों ने इंजन बनाने की कोशिश करी, और अब कहीं ना कहीं सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर सारी चीजें हो रही है। जैसे पहली फैक्ट्री कहाँ थी, लंदन के अंदर ही, लंदन के अंदर ट्रू है, ये भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ। अब हुआ क्या, अब प्रोडक्शन यहाँ पर कैसे होने लग गया, अरे यार कलर, हाँ। अब जो प्रोडक्शन था वो मशीनों से होने लग गया। अब जो प्रोडक्शन था वो बड़े लार्ज लेवल पे होने लग गया। अब कहीं ना कहीं उनको लगने लग गया कि हाँ भाई साहब, अब हमें अलग अलग वर्कर से या अलग अलग जो प्रोड्यूसर है उनसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ काम हो रहा है। एक ही प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, सारा काम हो रहा है। ठीक है, उससे क्या हुआ, वर्कर्स को एक साथ लिया है। फैक्ट्री ने कैसे प्रोडक्शन मेथड चेंज कर दिया, प्रश्न ये आया था। तो फैक्ट्रीज ने क्या लिए कहा है, मशीन बेस्ड प्रोडक्शन। आप पहले हाथ से बना रहे हैं, समय बहुत लग रहा है, बहुत ज्यादा समय जा रहा था। अब क्या हो रहा है, एक ही प्लेटफॉर्म में सारे वर्कर्स आ गए, मशीन आ गई, काम जल्दी हो रहा है। काम जल्दी हो रहा है, तो भाई साहब इंग्लैंड के अंदर क्या आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉटन सबकी डिमांड लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
कॉटन जा कहाँ से आ रहा था? इंडिया से। तो कहने के इंडिया का मार्केट थोड़ा सा क्या किस में जाएगा? नेगेटिव। लेकिन कौन सा जाएगा? ट्रेडिशनल मार्केट। समझ में आया मैंने जो बोला? साल भर से पढ़ता रहो तो दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, हाँ सर ऐसा हुआ था। नहीं आ रहा दिमाग में क्लिक, तो उसका है इलाज। चलो भारत में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है? अच्छा प्रश्न देख लो कैसे आ चुके हैं। फैक्ट्री कहाँ डेवलप हुई थी? ब्रिटेन इंग्लैंड के अंदर। मास प्रोडक्शन मशीन से होने लग गया था। चलो ये सब मैंने आपको बता दिया। ये आंसर्स लिखे हुए पीपीटी में आपको सब कुछ। चलो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं ना। क्या पढ़ते हैं हम लोग? इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब भारत में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। चलो ठीक है। प्रश्न क्या पूछा गया भाई साहब? प्रश्न देख लो पहले। इस रैपिड, हाँ, क्या ब्रिटेन के आने की वजह से भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा हुआ है? इंडस्ट्रियलाइजेशन भारतीयों ने की? अरे नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं हुआ। गलत है, पूरा सरासर गलत है। कोई वन इंडियन इंडस्ट्री का नाम बताओ जो कॉलोनियल पीरियड में डेवलप करी थी। सॉरी। दो प्रॉब्लम फेस बताओ जो इंडियन इंडस्ट्री ने फेस करी थी, है ना? स्लोली की होगी, चलो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहली बात तो ये, हमारे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स आए, इतने अच्छे नहीं थे। बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। लोग ट्रेड करने आते, सीधे सीधे बात, इनको कोई मतलब नहीं था इंडस्ट्रियलाइजेशन से। लेकिन धीरे धीरे किया उन्होंने। जब ये लोग करने लग गए ना, तो सबसे ज्यादा दिक्कत है किसको हुई? इंडियन इंडस्ट्रीज को, जो पहले से डेवलप हो चुकी थी। बस बट अंग्रेजों के आने की वजह से उनका प्रोडक्शन क्या हुआ? बहुत ज्यादा स्लो होगा। क्यों होगा स्लो? समझो। उनके पास क्या नहीं है? कैपिटल, पैसा ही नहीं है भाई साहब। जब पैसा नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं होगी, मशीनें नहीं होगी, तो डेवलप कर पाएंगे क्या? और ब्रिटिश के पास क्या है? मशीन है। अपने पास क्या? कुछ भी नहीं, अपन हाथ से बना बना के दे रहे हैं। समय बहुत लग रहा है। और वही ब्रिटेन बना के बेच भी रहा है उतने समय में, अपन बना ही रहे हैं, बस अपन बना ही रहे हैं, वो बना के बेच भी रहे हैं। कंपटीशन बहुत था, क्योंकि जो सामान मशीन से बनकर आएगा ना, वो सस्ता होगा। वो क्या होगा? सस्ता। यहाँ पर सामान कैसे बना रहे हैं? हाथों से। वो हाथों से बना हुआ सामान क्या होगा? थोड़ा सा महंगा। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, स्लो क्यों हो रहा है? वो ये स्लो होने का रीजन भी सेम है, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी उनकी ऐसी थी, जिसकी वजह से उन्होंने बोल दिया कि भैया नहीं, हम जो भी इंडियन सामान है, यदि कोई इंडियन कोई सामान बनाता है तो हम उस पर क्या लगाएंगे? हाई टैक्स। ठीक है, हाई टैक्स उस पर लगा देंगे। तो सीधे सीधा, और जो ब्रिटिश के गुड्स है उन पर टैक्स हम कम कर देंगे। और यदि इंडियन कोई सामान बेचना चाहे बाहर, तो उस पर हम क्या लगा देंगे? हाई इंपोर्ट ड्यूटी। सामान नहीं बेच पाएगा। और हमारा गुड्स जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है ना, यही देखो, हमारा गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर से जो ड्यूटी हम हटा देंगे। बताओ मुझे, जब हमारा सामान दूसरे देश में सेल होगा, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा लग रही, सस्ता होगा महंगा होगा? महंगा होगा। और बाहर का सामान, ब्रिटेन का सामान इंडिया में आ रहा है, सस्ते नाम पे आ रहा है, सस्ते में बिकेगा। ठीक है। चलो, ऐसा इतने मतलब समझ में आ गया सब कुछ? चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं मार्केट फॉर गुड्स। ऐसे चैप्टर में 4 चल रहा है, ये 3 चैप्टर कर लिए अपन ने, है ना। इसके बाद आखिरी चैप्टर बचा प्रिंट एंड कल्चर। चलो, एडवर्टाइजमेंट क्या हेल्प करते हैं, ये देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रांडिंग क्या होती है। 2 मेथड बताओ कैसे मार्केट को एक्सपांड करें। मतलब सीधे सीधा मुझे बताना एडवर्टाइजमेंट क्या होता है ना। पूरे मेथड से समझ आएगी। चलो बात देखो, एडवर्टाइजमेंट, पहले एडवर्टाइजमेंट कैसा था? मात्र 1 वे। मतलब मुझे लोगों तक पहुंचाना, लोगों की तरफ से क्या रहा मुझे नहीं पता। 1 वे था। दे ट्राई टू सेव देयर माइंड्स ऑफ पीपल, क्रिएट न्यू नीड्स। मतलब अब देखो, मैं जो चीजें दिखाऊंगा ना, उसके अकॉर्डिंग लोगों का ओपिनियन सेट हो जाएगा। उसके हिसाब से लोग अपनी जरूरत को बना लेंगे। नहीं, हाँ भैया ये चीज नहीं दिख रही है, चलो इसका प्रयोग करते हैं। अब क्या बन जाएगी? वो उनकी जरूरतें बन जाएगी ना। कहाँ कहाँ पेड़ होते थे? न्यूज़पेपर थे, मैगजीन थे, होर्डिंग्स थे, गलियों में छोटे छोटे पोस्टर लग रहे हैं। टेलीविजन नहीं थी तो जब उस समय सॉरी, जब टेलीविजन नहीं थी तो टेलीविजन स्क्रीन में दिखाने लग गए। आज भी ये होता ना। अब मान लो को साबुन यूज करते हो, जैसे मैं किसी साबुन का नाम लेता हूँ, मान लो लक्स। अब भैया लक्स के फीचर्स मुझे थोड़े से लगे कि यार नहीं, चेंज करो, नंबर 1 कर लो। नंबर 1 से कौन सा आता है यार वो?
पता नहीं ड्यू से आता है, पता नहीं जो भी हो, है ना, वो चेंज करो, ये चेंज कर लो। अब हम क्या कर रहे हैं, अब वो एडवर्टाइजमेंट इस तरह से दिखा रहे हैं ना सामने वाला कि हम अपना एटीट्यूड चेंज करो उस सामान के प्रति। ठीक है, चलो दूसरा, यूज लेबल ऑफ मार्केट ऑफ क्वालिटी। देखो दो सामान मिलते हैं मान लो आपको, एक लिखा है मेड इन इंडिया, एक पे लिखा मेड इन चाइना। जब लेबल पढ़ोगा ना कि हाँ यार इंडिया का ले लो, चलो दो शर्ट लेने का है तुम, एक शर्ट पे कंपनी का नाम लिखा है मतलब गुच्ची, एक कुछ भी लिखा है कि लालू प्रसाद, लालू प्रसाद बोल रहा हूँ सॉरी, कुछ भी प्रसाद हो, कुछ भी किसी का नाम लिखा, ब्रांड का नाम, कौन सी लेना पसंद करोगे? ये क्या लगा, उस पर लेबल लगाना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया, इमेजेस दिखाना स्टार्ट कर दी, है ना। जितने अच्छे इमेजेस देखोगे उतना आपके अंदर का जो है ना देखने के प्रति इंटरेस्ट वो बढ़ेगा। इमेज ऑफ इंडियन गोड्स, गोडेस भगवान, देखा होगा पुराने कैलेंडर आपने, पिक्चर्स आती थी, फोटो आते थे, भगवान के फोटो आते थे, है ना। क्योंकि ये इट वाज इफ दस, यदि हम उसको भगवान के साथ जोड़ के दिखाएंगे तो सामान जल्दी सेल होगा। होता था ऐसा, होता था, है ना? अब तो बहुत कम होगा लेकिन पहले बहुत होता था। ठीक है, जैसे कृष्ण सरस्वती जी की फोटो लगा रहा है, किस पर, टू मेक द फॉरेन लैंड अपीयर समवट फेमिलियर टू इंडियन पीपल, मतलब बाहर से सामान बन के आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बाहर से। वो फोटो किसकी लग रही है, इंडिया के भगवान की, कोई किसको बेचना है, इंडियन को बेचना है। जब इंडियन को ही बेचना है वो फोटो भी उनके भगवान की लगेगी। ये मान लो अपन उनकी जगह होते तो अपन को भगवान का फोटो लगाते हैं, अरे अपन ने कलर करके दिखाया, देखो भैया भगवान खुद बेच रहे हैं, मतलब एडवर्टाइज करने के लिए किस हद तक गुजर गए, भगवान बेच रहे हैं, वाह। चलो, और कैलेंडर भी प्रिंट होने लग गए एडवर्टाइज करने के लिए, देखे होंगे अलग अलग स्कूलों के, अलग अलग कोचिंगों के, सबके कैलेंडर आने लग गए। चलो, नेशनलिस्ट मैसेज थ्रू, मतलब प्रोडक्ट के थ्रू सबको क्या कौन सा मैसेज दिखा रहे हैं, नेशनलिस्ट का। इफ यू केयर फॉर द नेशन, यदि आप देश के लिए केयर करते हो तो तुम्हें सामान खरीदना चाहिए, है ना। इमेजिनस पीपल अवार्ड सोन दम अगेन अगेन, बाबों को चीज दिखाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, इसकी वजह से मजबूर हो रहा है उस सामान को लेने के लिए। ठीक है, अब इंडियंस भी थे कुछ, चलो वो इंडियन वाले जो आता है ना आप देख लेना। ओके, देखो कितने प्रश्न आ चुके हैं। इंडियन एंटरप्रेन्योर वे एक्टिव इन डैश, देखते हैं अपन कहाँ पर एक्टिव थे। ये आ चुका है 23 में, आ चुका 24 में, आ चुका 25 में, आ चुका है। ठीक है, तो प्रश्न की गहराई समझो अब तुम। मैं भूल जाता हूँ बीच में बताना कितने इंपॉर्टेंस है ना, पर तुम ध्यान रखा करो, इसके एक वीडियो बना चुका मैं ऑलरेडी। आपको क्या करना है, अ, हमारी जो प्लेलिस्ट खोलने वीडियोस ऑप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको वीडियो दिख जाएगी कि इससे बाहर कुछ नहीं आ गया, ऐसा लिखा हुआ मैंने उस पर। ठीक है, चलो बंगाल में कौन थी, देखो किस कौन कौन ऐसे हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने कुछ बिजनेस करा अच्छा खासा, देखते हैं। चलो बंगाल में कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर थे, है ना। उसके बाद कौन थे, बॉम्बे में कौन है, पारसी थे, रिंचुआ पाटिक और सब्जेत जी, है ना। जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। एक थे सेठ हुकुमचंद्र, ये मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, उन्होंने पहली जूट मिल दिखी लगी कहाँ पर, कलकत्ता में। और चाइना के साथ भी इन्होंने क्या किया, ट्रेड भी किया। बाद में उनके जो ग्रैंड फादर थे, जेडी बिरला, सॉरी, एज डिड फादर एज वेल ग्रैंड फादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्री, हाँ जेडी बिरला ने भी किया, बर्मा के साथ ट्रेड किया, मतलब अफ्रीका के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो मतलब अलग अलग जगहों से इंडियन भी क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। अब इसका आंसर जो है ना, जिसे प्रश्न पूछा गया था ये वाला, इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देखो ये वाला कहाँ है यार, चलो ये रहा। ठीक है, इंडियन इंटरप्रेन्योर एक्टिव इन डेज, कहाँ है एक्टिव थे, देखो कि देखो 24 में आया, 25 में आया, 24 में आया, 23 24 25 तीनों में आ चुका है। तो जरूरी नहीं है कि 26 में नहीं आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, संभावना है पूरी। इसके लिए आपको वाली वीडियो देखना पड़ेगी, मैं अपनी वीडियो का प्रमोशन भी करूंगा बीच बीच में ना। अब आखिरी चैप्टर बचा है भैया हिस्ट्री का, वो है प्रिंटिंग कल्चर। कौन सा बचा है, प्रिंट एंड कल्चर बचा हुआ। देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन आ चुके थे, जो जो टॉपिक से पूछे गए ना, सारे कवर कर लिए, सारे के सारे अपन ने, सारे सब कुछ अपन कवर कर चुके हैं। ठीक है, प्रिंट कल्चर ने आइडियाज को स्प्लिट किया, सही बात है गलत, सही बात है, सही बात है। क्यों, मैं जब बुक लिखूंगा, जब मेरे आइडियाज लिखूंगा तो लोग पढ़ेंगे,
लोग पढ़ेंगे तो मेरे आइडियाज़ क्या होंगे, स्प्रेड होंगे, फैलेंगे। मेरे आइडिया सभी के मतलब ये मान लो कि सभी में चले जाएँगे, ठीक है? हाँ, प्रिंट कल्चर क्या था? तो प्रिंट कल्चर क्या है? प्रोडक्शन और सर्कुलेशन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल को सर्कुलेट करना, उनका प्रोडक्शन करना ही क्या कहलाता है? प्रिंट कल्चर। जैसे किताबें हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, पम्पलेट हो गए, ये सब किसमें आते हैं? प्रिंट कल्चर के अंदर ही आते हैं। कोई प्रिंटेड मटेरियल बताओ, बुक्स है, न्यूज़पेपर है, सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस करा? देखो सीधे-सीधे आंसर लेके आ गए ना, मतलब इतना टाइम अपने पास बचा नहीं था, तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लेके आए, ठीक है? हुआ क्या था? चलो मैं फिर भी बता दूँगा पूरी कहानी प्रिंटिंग कल्चर की, टेंशन मत लेना। पूरी कहानी अपन बता देंगे आपको। देखो, अब जब मैं किताबें लिखूँगा तो लोग पढ़ेंगे। लोग पढ़ेंगे तो कहने की लिटरेसी बढ़ेगी, डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, एक डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा कि लोग अब सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? यदि ऐसा क्यों पे सवाल करेंगे तो हर एक नेता सोचेगा यार करने से पहले सोचना पड़ता है। क्यों? कोई सामने वाला पूछेगा अपने से, ऐसा क्यों? है ना? तो क्वेश्चंस करने लग गए ट्रेडिशनल बिलीफ पर भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है इसके पीछे का? सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म करने की बात की जा रही थी कि ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? किताबें पढ़ने की वजह से। यदि किताबें नहीं पढ़ोगे तो आपके अंदर कैसे मोटिवेशन जाएगा? पता नहीं। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, प्रिंटिंग कल्चर चाइना में डेवलप हुआ। देखो, सबसे पहले प्रिंटिंग कल्चर डेवलप होता है चाइना में। डेवलप होता है, फिर चाइना से होता है कि जापान में, और जापान के बाद होता है कोरिया में। तीनों जगह पे क्या होता है? प्रिंटिंग कल्चर का डेवलपमेंट होता है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और डेवलप इन चाइना, आंसर आएगा इसका। वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी इन चाइना, सीधी से वुड ब्लॉक में होता क्या था सुनना। जैसे आपने बचपन में करा होगा, एक सिक्का है मान लो 5 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का है, मैंने उसके ऊपर रखा पेपर, और मैं इसको पेंसिल से घिस रहा हूँ, उस पेपर को ऊपर पेंसिल को ऐसे रब कर रहा हूँ ऐसे रब। जैसे रब करूंगा ना एक ऐसा 5 रुपए छप जाएगा, 5 रुपए का जैसे आकृति बनी हुई छप जाएगी इसके अंदर पेपर के ऊपर, छप गई। तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ? वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी इसको बोलता हूँ। सबसे पहले कहाँ आई थी? चाइना में आई थी, सही बात है ये। अगला है, नेम द प्रिंटिंग टेक्निक यूज इन चाइना, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी। कौन सी आई थी? वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी। मेंशन टू फ्यूचर ऑफ चाइना प्रिंटिंग, हाउ डिड प्रिंटिंग इंडिया इन चाइना। चलो हमारे सॉरी ये रही प्रिंटिंग की बात करो, सबसे पहले किसने स्टार्ट करा था? चाइना ने। और वुड ब्लॉक क्या था? वही एक उन्होंने कुछ बना लिया, ऐसे पेपर ऐसे करके रब किया ना, वो छप गया। छपता एक साइड था, सिंगल साइड था। कैसे करा था? बहुत सारी पेजेस छाप लिए, उनको स्टेबल कर लिया, स्पाइरल कर दिया, मतलब ठीक है, और एक किताब बना दी। देखो वही है सब। टेक्स्ट रिटन ऑन पेपर, रब विद इंक सरफेस और वुड ब्लॉक। प्रिंट हुई चाइना से, तो वुड ब्लॉक की चलो लिखा वही लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, जैसे क्या हुआ, चाइना में प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई, तो अब उसने क्या करा? एग्जाम लेना भी स्टार्ट कर दिया। जैसे सिविल सर्विस का एग्जाम सबसे पहले किसने लिया था? प्रिंट अपने चाइना ने लिया था। डिमांड बढ़ने लगी, प्रिंटेड किताबें बढ़ने लगी, वो ज़रा रिलीजियस आइडियाज़, कैलेंडर, लिटरेचर ये सब बढ़ते गए। अब बात करते हैं यूरोप में। चलो ठीक है, तो मैं पहले आपको बता समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस थी, अब देखो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई? यूरोप में पहुँच गई, यूरोप में। अब यूरोप में पहुँची तो यूरोप में गुटनबर्ग, जॉन्स गुटनबर्ग ओलाई प्रेस थी जिनके पास, उनके पिताजी काम करते थे। तो उन्होंने एक प्रिंटिंग मशीन डेवलप करी। जो गुटनबर्ग थे उन्होंने क्या बनाई? प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा कैसी थी प्रिंटिंग प्रेस? जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। उस यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, हैंडल से ये एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है ऐसा, और ऐसा गोल-गोल था कुछ। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पर रख दिया पेपर, यहाँ पर रख दिया पेपर, ठीक है? इसमें हैंडल लगा हुआ है घुमाने के लिए। तो इसको ऐसे घुमाते थे गोल-गोल, ऐसे गोल-गोल इसको घुमाते थे, और ये नीचे आता रहा, वहाँ पर छप जाता था। मैनुअल तरीके से पूरा होता रहा। तो प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कहाँ डेवलप की गई? किसने डेवलप करी? जॉन गुटनबर्ग ने। कहाँ पर की है? यूरोप के अंदर करी। कहाँ की? यूरोप के अंदर की। ठीक है? क्या 1 मिनट रुकिएगा। चलो ठीक है, सही है। ठीक है, चाइना में करी।
हु डेवलप प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप। अच्छा, यूरोप में होती है ना प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, गुटेनबर्ग ने किया। उसके बाद क्या हुआ, किताबें भाई साहब छपने लगे किसके द्वारा, मशीन के द्वारा। अब हाथ से बनी हुई किताब में फर्क होता है, क्योंकि हाथ से जो बनी हुई किताब होती है थोड़ी सी महंगी होती है, थोड़ी सी क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, थोड़ी सी महंगी होती है। अब ये छपने कैसे लगी, हाथों से। और जब सॉरी, अब छपने लगे किससे, मशीनों से। जब मशीनों से छपेगी तो कहीं ना कहीं बुक के जो प्राइस होंगे गिर जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। अब जब बुक के प्राइस गिरेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे, बुक पढ़ने लग जाएंगे। अलग अलग टाइप की किताबें आई, चेप बुक आ गई आपकी, जो चैपमैन बेचते रहे गलियों में, छोटी छोटी जो किताबें आ गई आपकी, ये सब किताबें आ गई और सस्ती हो गई। तो लिटरेसी लेवल धीरे धीरे अब क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। ठीक, क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया था। ठीक है, चलो अब आता है प्रिंट रेवोल्यूशन, कैसे हैबिट आई ये सब देखते हैं अपन। प्रिंट रेवोल्यूशन ने प्रमोट करी डे हैबिट की, सही बात है भाई साहब। जब किताबें छपेगी तो लोग पढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पढ़ने पढ़ने की क्या होगी, उनके अंदर हैबिट डेवलप होगी। बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज मीन बाय प्रिंट रेवोल्यूशन। प्रिंट रेवोल्यूशन मतलब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का स्पीड होना और प्रिंटिंग मटेरियल का स्पीड होना, जो किताबों को सस्ता बना देगा। जिस देखो मेरी बात सुनो, मैं एक कनेक्ट करके बताता हूँ आपको। गुटनबर्ग भैया ने प्रिंटिंग मशीन बनाई, बाद में अलग अलग मशीन आने लग गई और ज्यादा किताबें छपने लग गई। जब और ज्यादा किताबें छपेंगी तो ज्यादा लोग पढ़ेंगे। जब ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो प्रिंटिंग के अंदर क्या आएगा, बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन बोलेंगे। तो इससे क्या हुआ, रीडिंग बढ़ा, मतलब लोग बढ़ने लग गए, नए नए आइडियाज आ गए, नए नए नॉलेज आ गई, डिबेट करने लग गए। हाँ सुनो, जो कंजर्वेटिव थे उनके मन में डर बैठ गया कि अब लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो हमारा घर, जो हमारा धंधा, उस पर ताला लग जाएगा। ठीक है, लोग पढ़ेंगे तो हमारे धंधे पे क्या लग जाएगा, ताला। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिंट एंड द इंडियन सोसाइटी, चलो ठीक है, समझते हैं। क्या प्रिंट ने नेशनलिस्ट को स्प्रेड करने में हेल्प करी, बिल्कुल करी भाई साहब। न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब छपने लग गई थी तो लोगों ने इसको पढ़ना स्टार्ट करा, तो उनके अंदर कहने की क्या आ गया, नेशनलिज्म आया। कौन सी भावना आई उनके अंदर, नेशनलिज्म की भावना आई। कौन सा न्यूज़पेपर बताओ, जैसे केसरी। केसरी किसने लिखा, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने दो न्यूज़पेपर लिखे थे, केसरी और मराठा, दो लिखे थे। केसरी लिखा था और एक को दूसरा लिखा था मराठा। सुना मेरी बात, बाल गंगाधर तिलक जी ने दो न्यूज़पेपर भी लिखे थे। पहले लिखा था केसरी और दूसरा लिखा है पर मराठा। जो केसरी लिखा था वो लिखा था मराठा में, मराठी लैंग्वेज में। जो मराठा था वो लिखा था इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। केसरी लिखा था उन्होंने इंग्लिश में, सॉरी, केसरी लिखा था उन्होंने मराठी में, और जो मराठा था वो लिखा इंग्लिश के अंदर, है ना। कंफ्यूज मत होना। मेंशन एनी टू इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग कल्चर इंडियन सोसाइटी। दो इम्पैक्ट बताओ, एक नेशनलिज्म फैला और लोगों के बीच अवेयरनेस और डिबेट का माहौल पैदा हुआ है। प्रिंटिंग कल्चर ने कैसे सपोर्ट करा नेशनलिज्म को, तो प्रिंट कल्चर था उसने स्प्रेड करा किसको, नेशनलिस्ट को। किसके थ्रू, न्यूज़पेपर, पंपलेट, बुक, वर्नाकुलर लैंग्वेज, है ना। जहां पर लोग समझने लग गए कि ये भाई साहब जो ब्रिटिशर्स हमारे साथ कर रहे हैं वो गलत है, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी गलत है। और कहने के उनके बीच क्या क्रिएट हो गई, एक नेशनल यूनिटी। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। वुमेन इन प्रिंट। देखो हुआ क्या, जब महिलाएं पढ़ने लग गई, जैसे पहले रिच, जो डिस्कशन, जो आपकी क्या बोलते हैं, जो रिच महिला थी वो पहले पढ़ने लग गई थी इसको। हाँ, मेंशन इन टू चेंजेस ब्रॉड बाय प्रिंट फॉर वुमेन। वुमेन की लिटरेसी बढ़ी और उनके अंदर रीडिंग कल्चर क्रिएट हो गया। देखो आंसर वही घुमा फिरा, रीडिंग कल्चर, रीडिंग कल्चर, रीडिंग कल्चर। जो तुम समझते हो ना कि आज रीडिंग की वजह से क्या हो रहा है वो सब ले सकते हो का, ऐसे कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है चैप्टर में। ठीक है, अब बात करते हैं सेंसरशिप की। सेंसरशिप यानी परमिशन, यानी आपको कुछ भी छापना तो आपको क्या लेना पड़ेगी, मुझे मुझसे परमिशन लेना पड़ेगी। होता क्या था पहले कि भैया न्यूज़पेपर छप रहे हैं और सब लोग किसके खिलाफ लिख रहे हैं, ब्रिटिश के खिलाफ। हमको डर बैठ गया कि भैया यदि क्रांति ना हो जाए ऐसे, और लोगों के मन में कहने के हमारे लिए ज्यादा नफरत ना हो जाने, सब लोग मार के, मतलब सब लोग मिलकर पिटेंगे, मारेंगे हमें, है ना। तो कहने के थोड़ा सा वरिड है, चिंता में आ गए। तो 1820 में क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, जो कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट है, वो एक लॉ पास कर देती है, रेगुलेशन पास कर देती है
कि भैया, है ना, सर्टेन रेगुलेटर टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम को कंट्रोल करती, और यहीं पे ब्रिटेन खुश हो गए, वाह यार मजा आ गया, अब ये लोग हमारी बुराई नहीं कर पाएंगे ना। बट उल्टा हुआ है ना, बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बुराई करी ना, जिसकी वजह से अभी लेकर बताऊंगा ना कौन सा एड लेकर आया था, ये भी बताऊंगा आखिरी में। चलो, तो कुछ बुक छपी थी, देख लो। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने कौन सी छापी, संवाद कौमुदी। हाईलाइटर यूज करना पड़ेगा मुझे, हाईलाइटर कहाँ है, ये देखो। एक राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने कौन सी बुक छापी, संवाद कौमुदी। क्या है? चल नहीं रहा ये तो, इसे रोकना है यार। चलो, तो राजा राम मोहन रॉय ने कौन सी किताब लिखी, संवाद कौमुदी। कब लिखी थी, 1821 में। हाँ, किसको, एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्स कमीशन द समाचार तंत्रिका, है ना, और राजा राम मोहन रॉय के ओपिनियन को अपोज करने के लिए किस कौन सी किताब लिखी गई थी, समाचार तंत्रिका। ठीक है। 1822 में दो न्यूज़पेपर आते हैं, वो भी पर्शियन, जाम है जहां और शमसुल अखबार। कौन सा आते हैं, जाम है जहां एंड शमसुल अखबार। दो पर्शियन न्यूज़पेपर आते हैं, कौन कौन से, जाम है जहां एंड शमसुल अखबार। चलो, उसी साल गुजराती न्यूज़पेपर आता है, बॉम्बे समाचार। कौन सा आता है, बॉम्बे समाचार। 1780 में इंडिया में जो पहला न्यूज़पेपर कौन लेकर आता है, जेम अगस्टस हिक्की, और इसका नाम क्या होता है, बंगाल गजट। क्या नाम होता है, बंगाल गजट। बाद में देवबंद सेमिनरी होती है, कब बनती है, 1867 में, है ना। ये मुस्लिम उसको लेकर बनती है कि भैया कैसे उनको अपनी लाइफ को अच्छा करना है। तो ऐसे बुक का नाम है, याद रखना आपको। जैसे तुलसीदास जी ने लिखी रामचरितमानस। कौन सी लिखी, रामचरितमानस। नवल किशोर प्रेस खुली थी कहाँ पर, लखनऊ में। नवल किशोर प्रेस का खुली थी, लखनऊ में। और श्री वेंकटेश्वर प्रेस का खुली, बॉम्बे में। कुछ प्रेस भी खुली थी, जैसे श्री वेंकटेश्वर प्रेस खुली बॉम्बे में, और नवल प्रेस खुली कहाँ पर, लंदन के अंदर। कहाँ खुली, लंदन के अंदर। याद रखना है ये सब, हाँ, बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, याद हो जाएगा। अब इन सबको कंट्रोल करने के लिए लाया गया वर्नाकुलर प्रेसेट, जो किस मॉडल पर आधारित था, आयरलैंड मॉडल के ऊपर। किस पर आधारित था ये, आयरलैंड मॉडल के ऊपर। ठीक है। अब सरकार ने बोला कि छापो छापो, लेकिन अपने छापोगे तुम, अगर तुमने छापा तो हम पूरा तुम्हारे जो न्यूज़पेपर है खत्म कर देंगे, बंद ना। अब कुछ नहीं छाप सकते तुम, यानी अब हम तुम्हें रेगुलेट करेंगे। तुम्हें छापना तो हमसे पूछना पड़ेगा, भाई साहब छापे कि नहीं छापे, और छाप दिया ना तुमने बिना परमिशन के, तुम्हारा न्यूज़पेपर बंद कर देंगे हम। तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है। अब कुछ किताबें देख लो पहले, पर ये चैप्टर खत्म होगा अपना। जैसे तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस, ज्योतिबा फुले ने लिखी गुलामगिरी, ताराबाई सिंधे ने लिखी स्त्री पुरुष तुलना, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी सत्यार्थ प्रकाश, महात्मा गांधी जी ने लिखी हिंद स्वराज, राज सुंदर देव ने लिखी अमर जीवन, और काशी बाबा ने लिखी स्त्री विचार धर्म। ऐसा कुछ लिखा था, स्त्री विचार, काशी बाबा ने लिखी। एक किताब में शायद भूल रहा हूँ, काशी बाबा ने लिखी स्त्री धर्म विचार, राम चड्ढा जी ने, राम चड्ढा जी ने लिखी, काशी बाबा ने, देखना पड़ेगा। अच्छा, सॉरी सॉरी, राम चड्ढा जी ने लिखी स्त्री धर्म विचार, और काशी बाबा ने लिखी बड़े और छोटे का सवाल। कौन सी लिखी थी इन्होंने, बड़े और छोटे का सवाल। चलो भैया, खत्म। अब समय आ गया है तुम्हारा अंडरग्राउंड होने का। अंडरग्राउंड हो जाओ और पढ़ने लग जाओ। क्या हो जाओ, पढ़ने लग जाओ। देखो दोस्तों, सुनो बेटा, ये जो सेशन है ना, यदि तुमने ईमानदारी से देख लिया, ईमानदारी से बोल रहा हूँ मैं, लगभग मुझे कितना टाइम होगा सेशन को करे हुए, 1 मिनट में देख लेता हूँ ना कितना, लगभग ये जो सेशन होगा तुम्हारा 1.5 घंटे का है लगभग, बस ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं है, मात्र 1.5 घंटे का सेशन है। इस 1.5 घंटे में मात्र मैंने आपको पूरी लगभग करवा दी, क्या पूरी कंप्लीट हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री मैंने आपको करवा दी है। जो भी मुझे लगता है कि ये भैया अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वो सब चीजें करवा दी है। और मैंने आपकी सहूलियत के लिए मैंने क्या करा, उस पीडीएफ में, अभी जो पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल भी लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उस पर आप क्लिक करोगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल खुलेगा, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
ओपन चैनल है, वहाँ पर आप डिस्कशन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वहाँ पर डिस्कशन भी आप कर सकते हो। अब इस सेशन में मात्र 1.5 घंटे में आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? हिस्ट्री में कम से कम 20 से ज़्यादा, आराम से 20 नंबर की हिस्ट्री आती है। मैं बोल रहा हूँ 20 से ज़्यादा। अब बोलो मैं क्या करूँ, डूब जाऊँ? हैं? कितने नंबर का पेपर आता है आपका? 75 नंबर का आता है ना, तो हिस्ट्री कितनी है? आसपास इतनी कुछ, इससे ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो अब ठीक है, तो ये इतना हो चुका अपना कवर, लगभग अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं। और भैया सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। और आखिरी में एक चीज़ और सुनाते जाऊँगा तुमको, तो तुम्हें पढ़ना ही है, और नहीं पढ़ना तुम तो हमारे पास इलाज है उसका। क्या इलाज है? चलो, तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। किताब खोलो, किताब खोलो, पढ़ो। ठीक है, तो किताब खोल लो और पढ़ने लग जाओ। समय कम बचा है और रिवाइज क्या करना है, हमें ज़्यादा करना है। ठीक है, तो हमें वो सब कुछ नहीं पढ़ना, अब हमें वही चीज़ पढ़ना है जो क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्या आती है, बार बार चीज़ें आती है। ठीक है, हमें क्या करना है, वही चीज़ पढ़ना है। और मैंने इस पूरे 1.5 घंटे के सेशन में ये चीज़ करवाई है आपको, यही चीज़ आपको करवाई। पूरी हिस्ट्री पढ़ने में ज़माना लग जाता है, कुछ घंटों में आपको करवा दिया है। मात्र 100 मिनट लूँगा मैं आपको इस क्लास से, 100 मिनट में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट। ठीक है, चलो भैया, तो यहीं पर हमारा सेशन अब खत्म होता है। इस क्लास को ही वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगला जो सेशन होगा वो होगा ज्योग्राफी या हिस्ट्री का, सॉरी हिस्ट्री तो होगी, ज्योग्राफी या पॉलिटी का होगा। ठीक है, उसमें मिलेंगे आपको एक बढ़िया प्यारा सेशन के साथ। चलिए फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।